स्टार्टिंग कैसे हुई कि मुझे एक बॉक्सर बनना है? स्टार्टिंग मेरी होती है 2015 में। 2015 में मेरा 10th का पेपर चालू था, लास्ट पेपर था। हम पेपर देके जा रहे थे तो हमने देखा साइड में एक बैनर लगा था मार्शल आर्ट्स क्लासेस का। सो पापा बोले कि लगाना है तुझे। एज अ टाइम पास मैं वहाँ पे ज्वाइन करने की सोच रहा था। मेरे माइंड में वही था वो टाइम पे, कुछ सीरियसनेस नहीं था और अट्रैक्शन बढ़ गया उस तरफ और फिर पागलपन, एक जुनून आ गया अंदर। जब आपको सपोर्ट की नीड थी तो उस टाइम आपके साथ सपोर्ट में कौन कौन खड़ा था? क्या उनके हम नाम जान सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो फैमिली तो एक टाइम सपोर्ट करने लगी थी, तब से लेकर अब तक फैमिली का सपोर्ट है। और फैमिली को थोड़ा साइड में करूँ और अगर मेरे मेंटोर की बात करूँ, क्या इसमें करियर अपॉर्चुनिटी है? अभी इंडिया में इतना स्कोप बना है कि आपको एमेच्योर यानी कि आप स्टार्टिंग बिगिनर के एज में या प्रोसेस में आपको पैसे मिल रहे हैं, जैसे कि ड्रीम वॉरियर में मैंने कहा। क्या गवर्नमेंट का इन सारे खेलों में, या फिर हम बॉक्सिंग है या फिर रेसलिंग कह लें, तो इनमें कितना सपोर्ट है? तो क्या गवर्नमेंट इन चीज़ों में सपोर्ट करती है? रियलिटी ये है इंडिया में स्पेशली कि आप अगर मैं इस पे जाऊँ, नीरज चोपड़ा पे जाऊँ, जब वो स्ट्रगल कर रहे तब उनके पास कोई नहीं आया, या मैं भी अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ तो मेरे पास कोई नहीं आएगा। जब मैं मेडल लेके आता हूँ, इंडिया की रियलिटी ये है कि जब मैं मेडल लेके आऊँगा तब सब मेरे पास भाग के आते हैं फोटो निकालने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए, कि आप इतना अच्छा कि हमारे स्टेट के हो। तब आपको राशि, धनराशि जो है उनका प्राइजेस और मिलने लगते हैं। लेकिन तब ज़रूरी नहीं होता है एथलीट के लिए, एथलीट के पास ऑलरेडी वो सब कुछ आ जाता है एक मेडल आने के बाद, क्योंकि उतना वैल्यू उसको मिलने लगती है। जब वो मुझे कहना चाहता हूँ कि जब वो स्ट्रगल करता है वो टाइम पे अगर उसको सपोर्ट मिलेगा या वो टाइम पे वो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी, तो इंडिया में जो मेडल टैली है ओलंपिक, जो हम सब लास्ट में रहते हैं, सबको मालूम है। जब से इवेंट होता आ रहा है ओलंपिक जैसा बड़ा इवेंट, थोड़ा शर्मसार की बात है कि हम वो टैली टॉप 3 में भी नहीं अभी तक। इंडिया में लोक संख्या इतने होने के बावजूद भी मेडल बहुत कम आते हैं। मेन रीज़न यही है कि गवर्नमेंट बाद में सपोर्ट करती है मेडल आने के बाद। जब एक प्लेयर रेडी हो रहा है ओलंपिक के लिए तब उसको सपोर्ट इतना नहीं मिलेगा। हाँ, सपोर्ट मिलेगा किसको? जो नामचीन प्लेयर है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दुनिया की जहां स्ट्रेंथ सिर्फ मसल से नहीं, डिसिप्लिन और दिमाग से बनती है। हाँ, एक ऐसी दुनिया जिसे कहते हैं बॉक्सिंग की दुनिया। जब बॉक्सिंग आती है तो बहुत सारे ऐसे फाइटर्स के नाम आपके दिमाग में आ गए होंगे। तो हमें हमेशा सिर्फ एक फ्रंट दिखता है, उसके पीछे की कहानी नहीं दिखती। पर आज के एपिसोड में हम बहुत कुछ ऐसा जानने वाले हैं कि एक बॉक्सिंग फाइटर बनता कैसे है, उसके पीछे के क्या स्ट्रगल्स रहते हैं, क्या क्या चुनौतियों को वो फेस करके एक आपके सामने आता है, एक रिंग में उतरता है। और तो हम सब लोग, जैसे मैं हूँ या हमारे व्यूअर्स हैं, सब हमेशा एक व्यूअर की तरह ही उसे फेस करते हैं। क्या हमने कभी बॉक्सर की लाइफ के बारे में जाना है? क्या फैमिली का सपोर्ट रहता है? क्या क्या उसके ऊपर गुजरती है? और उसके बाद एक फाइटर आपके सामने नजर आता है। तो इसी पे आज का पॉडकास्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो प्लीज़ एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इसमें आपको फाइटर की लाइफ के साथ साथ क्या डिसिप्लिन रखना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट फाइटर बनने का है, बॉक्सर बनने का है, तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसी डाइट लेनी है। तो आज के पॉडकास्ट में बहुत कुछ सीखने वाले हो, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि अभी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बॉक्सर राज। तो पहले और एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बता देती हूँ, एक नाम बहुत यूनिक है जिस पर हम डिस्कस करेंगे और उन्हीं से ही जानेंगे उनके नाम के पीछे की कहानी। तो पहले स्वागत करते हैं। राधे राधे। राधे राधे मैम, कैसे हैं आप? आई एम फाइन मैम। और स्पेशली सबसे पहले एक कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच आपका और आपका टीम का, जो कि मुझे इन्वाइट किया यहाँ पे जी, इसके लिए। अच्छा है। एक तो सबसे बड़ी बात, जब हमने आपकी आईडी देखी और जब मैंने नाम देखा तो मैंने अपनी टीम से कहा कि यार एक तो नाम के पीछे की कहानी, और सबसे बड़ी बात, आज तक मैंने बॉक्सर देखे सबकी एक एज होती है, आपकी इतनी अभी एज भी नहीं है। तो कैसे एक छोटे से, मतलब कह सकती हूँ कि अगर बॉक्सिंग में एक फेस बन के आए हो तो या तो आपने बहुत टाइम पहले से इसकी प्रैक्टिस होगी, तो कैसे आपके माइंड में आया कि मैं एक बॉक्सर बनता हूँ? तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी आपके इंस्टाग्राम आईडी का जो नाम है उसके पीछे की कहानी, फिर हम आपकी जर्नी पे चलते हैं। पीछे की कहानी ये है कि मैंने सोचा, पहले मेरा नाम तो मैंने नॉर्मल रखा था, जो कि यूजर नेम जैसा सब रखते हैं, नाम और सर नेम। बट मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी फील्ड कुछ अलग है और कुछ फील्ड के रिलेटेड मतलब मैच करे ऐसा कुछ रखना चाहिए। और वो भी एक बात थी। दूसरी चीज़ ये थी कि सब मुझे पैर से बोलते थे कि फाइटर आ गया या बॉक्सर आ गया, मतलब एक निक नेम दिया था मुझे, मेरे नाम से कोई जानता नहीं था मुझे। तो मैंने सोचा फिर ये क्यों ना रख दे, क्योंकि ये अट्रैक्टिव लग रहा है, सबको पसंद भी आ रहा है, सबकी चॉइस ही ये है, तो यही रख देते हैं फाइटर राजकुमार। हाँ, फिर मैंने रखा फाइटर, उसके आगे मेरा नाम रख दिया फाइटर राजकुमार। फिर वो तब से थोड़ा लोग उसको ही जानने लगे।
क्या बात है, मतलब फाइटर का एक या क्यूट सा राजकुमार। थोड़ा कॉम्बिनेशन बन गया। तो राज, एक बात बताओ मुझे कि आपको पहले तो बॉक्सिंग का इंटरेस्ट कैसे आया, स्टार्टिंग कैसे हुई कि मुझे एक बॉक्सर बनना है? स्टार्टिंग मेरी होती है 2015 में। 2015 में मेरा 10th का पेपर चालू था, लास्ट पेपर था। हम पेपर देके जा रहे थे तो हमने देखा साइड में एक बैनर लगा था मार्शल आर्ट्स क्लासेस का। सो पापा बोले कि लगाना है तुझे। उनका हेतु ये था कि मैं स्टंट सीखूं, इसलिए उन्होंने ज्वाइन कराने के लिए, लगाने के लिए देखा। मुझे कुछ इंटरेस्ट था ही नहीं, मैं सोचा चलो लगा रहे, टाइम पास हो जाएगा उतना। एज अ टाइम पास मैं वहाँ पे ज्वाइन करने का सोच रहा था, मेरे माइंड में वही था वो टाइम पे, कुछ सीरियसनेस नहीं था। तो मैंने ज्वाइन किया, बट धीरे धीरे डे बाय डे ट्रेनिंग करते करते फिर बीच में मूवीज़ देखता था, मतलब सोशल मीडिया पे देख देख के थोड़ा और क्या बोलते उसको, अट्रैक्शन बढ़ गया उस तरफ। और फिर पागलपन, एक जुनून आ गया अंदर और नसों में चढ़ गया वो जुनून मार्शल आर्ट का। वर्कआउट करते करते फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। तो जैसे मार्शल आर्ट आपने सीखा, कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज देखी जहाँ पे बहुत ज्यादा स्टैंड हो रहे थे, लगता है ना हर किसी को, आज की जो जनरेशन है ना वो चाहती है कि मैं भी ऐसा ही करूँ। स्टार्टिंग वहां से हुई, क्योंकि ये एक मार्शल आर्ट और एक बॉक्सर दोनों थोड़े से तो डिफरेंट है, डिफरेंस है ना, क्योंकि जहां आपने ज्वाइन किया मास्टर आर्ट से और आप एक बॉक्सर के रूप में निकल गए, तो वो जर्नी, वो टर्निंग पॉइंट क्या रहा कि मैं बॉक्सर बनता हूँ, जहाँ फाइट और फैमिली, फिर फैमिली का भी प्रेशर ही रहता है, क्योंकि बच्चे को फाइटिंग में भेजना कहीं ना कहीं एक डर तो लगा ही रहता है। तो उसके पीछे की कहानी प्लीज। पीछे की कहानी ये है कि स्टार्टिंग मार्शल आर्ट से करता हूँ मैं। मार्शल आर्ट जर्नी मेरी रही लगभग 4 साल की। उसके अंदर मैं स्टेट और नेशनल तक खेला, फिर बाद में देखा कि कुछ अपग्रेड करना था मुझे गेम के अंदर, क्योंकि मैं जो गेम खेलता था उसमें मेरा सेफ्टी का ध्यान रहता था, हेड गार्ड, चेस्ट गार्ड, जो मार्शल आर्ट्स में होता है बेसिकली, कराटे जैसा मार्शल आर्ट हुआ या कुडो जैसे मार्शल आर्ट है। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ओपन फाइट जैसा करते, कि इंडिया में तभी एमएमए क्रेज आ रहा था, बॉक्सिंग का भी क्रेज था, बट मेरे सामने फिर एमएमए और बॉक्सिंग के 2 ऑप्शंस आए थे उस टाइम। मैंने सोचा इस गेम में थोड़ा बढ़िया है, थोड़ा प्रो लेवल है कुछ तो, यानी कि सेफ्टी कम है, इम्पैक्ट ज़्यादा है, पावर है, स्टैमिना है, सब कुछ चीज़ें आती है इसमें। मैंने फिर मुझे वैसे भी मेरे लाइफ में इंटरेस्ट उसी चीज़ में था, क्योंकि सेफ्टी, हेड गार्ड हो, उधर ज़्यादा ये नहीं था। मैंने सोचा क्यों ना इधर शिफ्ट करे, और उसमें फेम, सब चीज़ें थी, आपको जो चाहिए, फेम था, आपका गेम था, एक नाम भी मिल जाता है आपको उस तरफ से, अगर आप अच्छा खेल खेलोगे तो एक क्रेडिट मिल जाता है, या क्या बोलते हैं, आपके टैलेंट की कदर की जाती है। हाँ, तो इसलिए मैंने फिर शिफ्ट करा दिया। तो राज, जैसे आपने बॉक्सिंग स्टार्ट कर दी, जब बॉक्सिंग स्टार्ट की तो आपकी लाइफ में चैलेंजेस उस टाइम पे आए होंगे, तो उनको आपने किस तरीके से ओवरकम किया? देखो, चैलेंज एक लाइफ का पार्टी है। बिल्कुल, आप एक खेल खेल रहे हो, एक स्पोर्ट्स प्लेयर हो, या फिर लाइफ में कुछ भी काम कर रहे हो, चैलेंजेस तो आते रहेंगे। तो उससे हम भाग नहीं सकते हैं। बिल्कुल, उसको सबसे पहले मैं कहूँगा एक्सेप्ट करो, उस पर कोई सोल्यूशन निकालो, स्टेप बाय स्टेप वर्क करो, फिर अपने आप हो ही जाती है वो चीज़ें। तो मैं यही करता आ रहा था। मेरे सामने आए थे चैलेंज सबसे पहले कि फीस कैसे पे करूँ, डाइट का खर्चा कैसे करूँ, ट्रैवलिंग कैसे करूँ सिटी में जहाँ पे मैं ट्रेनिंग करने के लिए जाता था, क्योंकि बिकॉज स्टार्टिंग में फैमिली वाले इतना भी सपोर्टिव नहीं थे। जैसे उनको पता चला कि छोटे वाला गेम है, जैसे जिसमें चोट आती है, कि बच्चे का हाथ पैर टूट सकता है, तो इसलिए कोई भी माँ बाप तो केयर करेंगे इस चीज़ में। बिल्कुल। तो मेरे सामने वही सबसे बड़ी चैलेंज आई थी कि घर वालों को कैसे मनाऊँ, दूसरी चीज़ कैसे मैं फीस पे करूँ, ट्रैवलिंग कैसा करूँ। तो मेरे पास, मैंने फिर उसको ओवरकम करने के लिए थोड़ा सोल्यूशन निकाले कि हाँ, मैं साइड बाय साइड जॉब कर सकता हूँ, मेरी एज भी इतनी भी कम नहीं है, जॉब तो कुछ जॉब मिल ही जाती है, नॉर्मल से भी जॉब, उसमें कोई एज लिमिट नहीं होती है वैसे जॉब। फिर मैंने जॉब ढूंढा ओवरकम करने के लिए, जॉब ढूंढता उसमें सैलरी से मैं पे करता था, ट्रैवलिंग करता था। तो ये चीज़ें मैंने ओवरकम कर ली। ओके। तो राज, जैसे अभी आपने कहा कि फैमिली का स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं था। यस। जब आपने बॉक्सिंग डिसाइड की कि अब तो मुझे बॉक्सर बनना है, मुझे फाइटर बनना है, जब आपने अपनी फैमिली में जाके अपने फैमिली मेंबर्स को ये सारी बात बताई कि अब तो मैंने अपना करियर चूज कर लिया, मैं तो बॉक्सर बनूंगा, तो उस टाइम फैमिली का क्या रिएक्शन रहा? उन्होंने आपको किस तरीके से सपोर्ट? तो देखो, स्टार्टिंग में कोई भी अपने बच्चे को नहीं करता है, क्योंकि करियर बेस में जा रहा है, ये मैं एक एज ए मदर कह सकती हूँ। बराबर है। तो आपके सामने वो क्या चैलेंज आया, फैमिली ने आपको क्या बोला, वो थोड़ा मोमेंट्स हमारे व्यूअर्स को जरूर बताएं। और फर्स्ट चैलेंज ये थी कि स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जब मैंने मेरा जब टूर्नामेंट आने वाला था, कोच बोले कि अब तू रेडी है, तुझे टूर्नामेंट खेलना है। मैंने फैमिली को ये बात कही कि मुझे खेलने दीजिए, तो अब सपोर्ट तो नहीं था, वो टाइम की बात है। मैंने जॉब करके फिर 1 मंथ जॉब किया, उसकी सैलरी रही, फर्स्ट टूर्नामेंट खेला, काफ़ी अच्छा मेरा खेल दिखा उसमें, कि वो खेल कोच ने भी देखा, कोच ने भी मेरी भूख देखी गेम की। कोच ने भी कहा कि तू अभी अच्छे से प्रिपेयर हुआ है। मेरा मेडल भी आया था उसमें, सिल्वर मेडल लगा था मुझे उस टूर्नामेंट में, और फर्स्ट टूर्नामेंट वो भी साइड बाय साइड जॉब करके गया था मैं, फैमिली का विदाउट मनी।
तो घर वालों ने देखी इसकी बुक की, हमें इसको सपोर्ट भी नहीं किया। इसके जो क्या बोलते हैं फैशन है, हमने इसको थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश की, ये छोड़ दे इसलिए। बट फिर भी इसने मतलब बोलते ना जिद्दी रहा, अड़ा रहा उसी चीज़ पे, और मतलब करके दिखाया कुछ। हाँ, उसकी जो भूख दिखी, मतलब दिखा मेरा टैलेंट, और उसमें मेडल जब आया मेरा, तो घर वालों को लगा कि हाँ बंदा कुछ कर सकता है अपना लड़का, इसको बिना सपोर्ट का अगर ये इतना कर रहा है तो इसको हम सपोर्ट करेंगे तो बहुत आगे जा सकता है। और फिर भी उनका सपोर्ट मतलब मीडियम सपोर्ट था, फिर बाद में सपोर्ट करने लगे, लेकिन बोले कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। हाँ, नॉर्मल सी चीज़ है, कोई भी माँ बाप पढ़ाई को सबसे फर्स्ट रखेगा, दूसरी चीज़ स्पोर्ट्स को साइड में रखेगा। तो सपोर्ट करने लगे थे, बट उनका कहना था कि डी फार्मेसी भी करेगा तो फिर ये करेगा, स्पोर्ट्स साइड में करेगा, जब एग्जाम रहेगी तो स्पोर्ट्स स्किप। मुझे तो स्टार्टिंग में मैंने झूठ बोला कि हाँ ठीक है, पढ़ाई फर्स्ट सेकंड स्पोर्ट, बट मेरे लिए स्पोर्ट फर्स्ट था, पढ़ाई सेकंड थी ऑप्शन में। बट ये मुझे झूठ बोलना पड़ा और टाइम पे। फिर मैं करता रहा, घर वालों को लगा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बट मैं असल में मैं स्पोर्ट्स कर रहा था। कभी कभी ट्यूशन स्किप कर देता था जो मेरे डी फार्मेसी का था, और स्पोर्ट्स के लिए जाता था मैं। वो पैसे ट्यूशन फीस इधर लगाता था मैं थोड़ा जुगाड़ करके क्योंकि स्पोर्ट में पागल हो चुका था। बट धीरे धीरे जैसे ऑफर आने लगे स्पोर्ट्स में, नाम बनता रहा, न्यूज़ में आता रहा, हाईलाइट बहुत हुआ, घर वालों को लगा कि हाँ है कुछ कर रहा है ये चीज़ ये फील्ड में। फिर मैंने बाद में एक अपॉर्चुनिटी आई मुझे बहुत बड़ी, फिर मैंने घर वालों को एक्सप्लेन मनाने के लिए कोशिश की मैंने कि मुझसे नहीं होगा अभी, तो मैं स्पोर्ट्स ही करना चाहता हूँ फुल टाइम। घर वाले बोले फिर क्या ही करेगा, स्पोर्ट तुझे खिलाएगा लाइफ टाइम ये वो। मैंने बोला मुझे चांस दे के दीजिए आप, रिजल्ट नहीं मिला तो फिर मैं पढ़ाई करूँगा। फिर घर वाले बोले ठीक है, तो धीरे धीरे मेरा रिजल्ट दिखता गया, फिर ये चीज़ें चेंज हो गई। जो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते थे और सपोर्ट करने लगे फिर। चलो क्या बात है, ये हमने आपकी एक लाइफ जर्नी को इसमें हमने बराबर है पूछा कि आपकी स्टार्टिंग कैसे रही और फैमिली का सपोर्ट कैसे रहा। अब मैं जानना चाहती हूँ एक बॉक्सर की डेली रूटीन क्या रहता है। यस, एक बॉक्सर से नॉर्मल तरीके से तो स्टार्टिंग हो जाती है उसकी, फिर कुछ हमारा डाइट में, मैं अभी डाइट रही थी मेरी एक रात पहले, अगर अगले दिन मुझे वो डाइट खानी है तो मैं जैसे कि चना शंगदाना भिगो के रखता हूँ, जैसे सुबह उठा वो पहले तो वो खा लेता हूँ। फिर स्टार्टिंग मेरा होती है सेल्फ ट्रेनिंग। सेल्फ ट्रेनिंग तो बहुत ज़रूरी है, मेरे एक्सपीरियंस मेरे लेवल के हिसाब से हार्ड वर्किंग ट्रेनिंग रहती है। फिर मेरा ट्रेनिंग होने के बाद मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ, जिधर जॉब करता हूँ उधर ही ट्रेनिंग करता हूँ फर्स्टली। फिर क्लाइंट्स आते मेरे, फिर उनको भी वही मेरा एक्सपीरियंस के तौर पे वही ट्रेनिंग लेना। फिर उनकी ट्रेनिंग करते करते मतलब ट्रेनिंग देते देते मेरी भी खुद की भी हाफ ट्रेनिंग उसी में हो जाती है, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग। तो डेली रूटीन मेरा ट्रेनिंग का ही रहता है। ओके, ट्रेनिंग एंड कोचिंग। क्या बात है। तो राज, जैसे आपने कहा कि आपकी ट्रेनिंग मस्ट रहती है, मतलब वही सबसे ज्यादा पूरे दिन में निकलती है, तो कितने घंटे आप ट्रेनिंग करते हो? ट्रेनिंग तो देखो कम तो नहीं बोल सकता मैं, ट्रेनिंग तो नॉर्मली मेरा 4-5 आवर्स ट्रेनिंग सेशन चलता है सेल्फ, अगर सेल्फ कर रहा हो तो, क्योंकि मेरा लिमिट ही नहीं होता है। मुझे ट्रेनिंग करना सबसे बड़ा पसंदीदा चीज़ है मुझे, मैं इससे कभी बोर नहीं होता हूँ, तो करने लगता हूँ तो 1-2 घंटा एक्स्ट्रा ही निकाल लेता हूँ उसमें। मतलब एक स्पोर्ट्समैन के लिए अगर किसी कोच के अंडर कर रहा हो तो वहाँ पे थोड़ा लिमिट होता है टाइम का, तो 2-3 घंटा मैक्स तो हो ही जाता है। ओके। तो जैसे सबसे बड़ी बात आती है, जैसे आपने हल्का सा हमें डाइट के बारे में बताया, पर एक बॉक्सर, एक फाइटर की जो डाइट पूरा प्लान किस तरीके से होता है, थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं कि क्या डाइट उन्हें लेनी चाहिए अगर कोई इस तरफ जा रहा है? एक नई जनरेशन ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि अब जैसे पहले हम अगर बॉक्सिंग को देखें तो इतनी महत्वता नहीं दी जा रही थी, पर आज के टाइम पे कहीं ना कहीं बॉक्सिंग बहुत उभर के सामने आ रही है। तो हमारी जो न्यू जनरेशन है कहीं ना कहीं इसे बहुत पसंद भी कर रही है। तो एक प्रॉपर हमारे सामने एक बॉक्सर बैठा हुआ है, तो उसकी एक डाइट प्लान तो पता चलनी ही चाहिए। तो क्या डाइट प्लान होता है? देखो, डाइट का मैं ये कहूँगा कि डाइट तो इम्पोर्टेंट है, हर एक ट्रेनर या कोच यही कहेगा कि 70% डाइट इम्पोर्टेंट है, बट मैं कहूँगा कि इस चीज़ में माइंडसेट बहुत मैटर करता है। मैंने जब स्टार्ट किया था मेरे पास कोई डाइट नहीं थी, जब मेरा स्टेट लेवल मेडल आया था 2018-19 की बात है, कोई डाइट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, नॉर्मल जो घर पे खाना खाता हूँ वही खा के मैं बस ट्रेनिंग 100% देता था। और जो एफर्ट्स बोलते हैं, एफर्ट मेरे में कुछ कमी नहीं रहती, 100% एफर्ट। हाँ, स्लीपिंग साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट थी इसमें, क्योंकि उसके बिना तो फोकस हो रहेगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं रहेगा। आ रही बात डाइट पे, तो डाइट पे मैं अभी फिलहाल बताऊँ तो कभी मैंने ऐसे भी दिन निकाले कि जहाँ पे मुझे डाइट नहीं थी, कुछ पैसे नहीं थे मेरे पास, जब बम्बई आया था मैं तब, तो बहुत स्ट्रगल कर रहा था। कभी कभी एक वड़ा पाव खा के पूरा दिन निकालना, उसी पर ट्रेनिंग करना, ये मैंने स्टार्टिंग फेसेस देखे। कभी कभी जब मेरे पैसे ख़त्म हो जाते हैं कभी कभी मिस बैलेंस हो जाता है लाइफ में, तो मैं किसी का सहारा नहीं लेता हूँ, खुद ही हैंडल करने की कोशिश करता हूँ उसमें। तो डाइट मैं कहूँगा कि एक डाइट तो हम एक्सक्यूज़ बना देते हैं कि डाइट ज़रूरी है। हाँ, ज़रूरी भी है स्पोर्ट्स के हिसाब से 70%, बट अगर आपके पास डाइट के लिए कुछ है नहीं है, आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो
या गरीब घर से हो तो मैं नहीं कहूँगा कि ये डब्बा लीजिए या ये करिए डाइट के लिए। तो आप बिना डाइट का नॉर्मल डाइट भी कर सकते हो, जैसे कि चना शंगदाना भिगो के रख सकते हो, मटकी रात को भिगो के सुबह वो खा के आपका डाइट उसी में भी हो जाएगा। अगर आपका बजट थोड़ा 100-200 रुपये भी पर डे है तो आप उसमें एग्स ला सकते हो, बॉईल करके वो खा सकते हो। 10 एग्स भी खा लिए तो आपको बहुत सारा प्रोटीन मिल रहा है। एक एग में आपको 6 से 7 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, तो उसमें भी आपका रिकवर हो जाता है। यानी कि ज़रूरी नहीं 1,000-5,000 आप फीस पे करो डाइट के लिए, या कोई डाइटिशियन के पास जाओ, वहाँ पे कोई न्यूट्रिशन लेके आओ, डब्बा लेके आओ प्रोटीन का, ये हो तो ज़रूरी नहीं है। आप गरीब घर से भी हो तो नॉर्मल डाइट कर सकते हो। तो मैंने ये फेसेस देखे कि मतलब अलग अलग फेसेस देखे मैंने। मतलब माइंडसेट सबसे मस्ट है, माइंडसेट मैटर करता है इसमें डाइट में। बिल्कुल, माइंडसेट अच्छा है तो आप डाइट किचन में भी मिल जाती है। हाँ वही खुल जाते ऑप्शंस बहुत सारे। राइट। तो जैसे राज, अगर मैं बात करूँ, एक जो फाइटर है, एक बॉक्सर है, उसके लिए डिसिप्लिन कितना महत्व रखता है? डिसिप्लिन में यही कहूँगा कि एक फाइटर या बॉक्सर्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, डेली रूटीन लाइफ में भी डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी फील्ड में जाना है या कुछ लाइफ में गोल्स अचीव करना है तो डिसिप्लिन में ये कहूँगा कि डिसिप्लिन आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, आपको गोल्स के पास लेके जाता है। डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल है इसमें, और होना भी चाहिए। डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में और आप अच्छे खिलाड़ी भी हो तो आगे नहीं जा पाओगे। एक एमेच्योर और प्रोफेशनल फाइटिंग जो है, इनमें बॉक्सिंग में डिफरेंस क्या है? दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस। एमेच्योर बॉक्सिंग में डिफरेंस ये है कि 3 मिनट्स के 3 राउंड्स होते हैं और उसमें ज़्यादातर सेफ्टी का ध्यान दिया जाता है। और दूसरी चीज़, मैचेस शॉर्टेज मैचेस होते हैं, शॉर्टेज और पावर्स का यूज़ कम, टेक्निकल ज़्यादा चलते हैं। वही मैं प्रो बॉक्सिंग का बात कहूँ तो प्रो बॉक्सिंग ये होता है कि ज़्यादातर मैक्स राउंड होते हैं, जैसे कि 3 मिनट्स के 4 राउंड्स, 8 राउंड्स, 12 राउंड्स की भी फाइट होती है। जैसे कि इंडिया का नीरज गोयट 12 राउंड्स बॉक्सिंग फाइट करने वाला इकलौता बॉक्सर से फिलहाल ऐसे। और उससे दूसरी चीज़ रहती है कि पावर्स का बहुत यूज़ होता है प्रोफेशनल बॉक्सिंग में। भले अपने पंचेस कम मारे बट आपका इम्पैक्ट देखते हो लोग, आपका इम्पैक्ट पावर देखते हैं, उस पर ज़्यादातर ध्यान होता है। और एमेच्योर्स में पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान होता है, पॉइंट्स टेक्निकल, पावर कम, पंचेस ज़्यादा होते हैं। तो एमेच्योर्स में 3 राउंड्स, प्रोफेशनल बॉक्सिंग में 4, 8, 12 ऐसे राउंड्स हो जाते हैं 3 मिनट्स के, मतलब 3 मिनट्स के ज़्यादा राउंड्स होते हैं। और इम्पैक्ट और पावर एमेच्योर में थोड़े कम राउंड्स मिलते हैं। हाँ, कम और सेफ्टी का ध्यान दिया जाता है उसमें ज़्यादातर। ओके, पर अगर मैं देखूं बहुत सारे जो हमारी आज के टाइम की उभरती हुई महिलाएं बहुत आ रही हैं, जैसे मैरी कॉम को तो हर कोई जानता है, अब निखत हैं, वो निकल के आई है, नूपुर जी निकल के आई हैं, बहुत अच्छी फाइटिंग की, मतलब एक बहुत अच्छे फाइटर हैं ये, वॉरियर। तो इनके मतलब इनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि कैसा लग रहा है कि फीमेल्स भी निकल के इस लाइन में आ रही हैं, बॉक्सिंग की लाइन। नहीं, ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि अभी तक तो फॉर्मेट ऐसा था अपने इंडिया में स्पेशली कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती है, लड़कियां सिर्फ किचन में ही अच्छी लगती है, या फिर पढ़ाई में। अभी मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, एक छोटे से गांव में। गांव का माहौल ऐसा है कि हाँ 10th हुई, शादी रचा दो लड़की की, क्योंकि अभी हो गया इसका, भी ये कुछ नहीं कर सकती है। या ज़्यादातर मैक्स एजुकेशन बोलूँ तो 11-12 हमारे गांव की हालत ये है फिलहाल अभी भी। राजस्थान जाओ तो उधर और मुझे लगता है कम होंगे, और नहीं सभी तरफ ये हाल चल रहा है कि लड़कियां कुछ कर। हरियाणा में बहुत उभर के लड़कियां आ रही हैं, हाँ, हरियाणा, गीता फोगाट देख लो, उनकी बहनें देख लो, सब एकदम फाइटर निकल के आ रही हैं। हाँ, वो अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि हरियाणा से भी बहुत सारे निकल के आ रहे हैं, बहुत ज्यादा इस चीज में आ रहे हैं निकल के। तो मैं इस चीज पे आऊंगा कि जो अभी निकल के आ रही है मेरी कॉम के बाद, नूपुर जी, निगरेत जरीन, तो और पूजा तोमर हुई हरियाणा से, रितु फोगाट, गीता फोगाट जी। तो इन्होंने जो एक स्टार्टअप दिलाया है लड़कियों को, एक फेस बनी पड़ी है, मतलब फेस बनी है अभी, जो इंडियन MMA बोलूँ या इंडियन रेसलिंग या इंडियन बॉक्सिंग, इनकी वजह से लड़कियों को और क्या बोलते हैं इंस्पिरेशन मिल रही है कि हाँ ये लड़की कर सकती है। अगर रितु फोगाट रेसलिंग में एशियन गोल्ड मेडलिस्ट बन के अभी MMA के अंदर भी खेल रही है 1 चैंपियनशिप में, अगर ये रेसलिंग करके MMA भी कर रही है तो मतलब 2 अलग अलग गेम में देखा जाए तो, और दोनों गेम में जाके डोमिनेट कर रही है। फॉरेन फाइटर्स हो या कोई भी फाइटर्स हो, नाम कमा रही है उस स्टेज में जाके, तो नॉर्मल सी आम लड़की कोई भी कर सकती है। क्योंकि रितु फोगाट का बैकग्राउंड आप देखोगे एक नॉर्मल घर से ही है, हरियाणा से ही है। पूजा तोमर का भी देखो तो वही है, क्योंकि उनको उनके मम्मी ने पाला है। शायद इतना पता नहीं मुझे फैमिली पर्सनल लाइफ, बट जितना मुझे पता है तो उनकी भी बहुत स्ट्रगल रहा है। मेरी कॉम का तो सभी को पता है, क्योंकि जहाँ से वो निकले वहाँ से लड़कियों को कुछ सपोर्ट नहीं था। क्या बोलते हैं, घर वाले भी बोलते थे लड़कों का गेम है, लड़की का गेम नहीं है। उन्होंने जो करके दिखाया है मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी बात है। और अभी लेटेस्ट न्यूज़ बताओ तो वुमेन्स वर्ल्ड कप जो जीत के आए, कि लड़कियां भी जीत सकती है ऐसे बड़े स्टेज पे जाके।
क्योंकि एक टाइम पे लड़कियों को वुमेन्स क्रिकेट की बात करूँ मैं तो, क्योंकि एक टाइम फंड भी नहीं था ट्रैवलिंग करने के लिए फॉरेन कंट्री में, बिल्कुल, तो बहुत स्ट्रगल सहा है। मैं तो बोलूँगा एक लड़की एक वॉरियर ही होती है, सबसे बड़ा योद्धा होती है। केजीएफ मूवी का डायलॉग ही है कि वो रियल डायलॉग है, मैं तो कहूँगा, क्योंकि जो लड़की कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता, एक मैन भी नहीं कर सकता है। राइट, तो बड़ी बात है। एक चीज देखना राज, जब भी एक बॉक्सर एक क्रिकेटर की बात आती है ना, हमेशा सबसे पहला जो थॉट आता है ना, तो मेल्स का ही थॉट आता है। एक बॉक्सर का अगर आप बोलेंगे तो सबसे पहले एक मेल का ही फेस हमारे सामने आता है, अदरवाइज हम वुमेन्स को कहीं ना कहीं डाउन कर देते हैं। पर अगर मैं 2000 मतलब मैरी कॉम के बाद 2020 के बाद जो निखर के हमारी वुमेन्स निकल के आ रही हैं बॉक्सिंग में, मैं भाई कह सकते हैं कि इंडिया की हर एक वुमेन पावरफुल है। हाँ, जरूर। पहले ना एक चीज और थी बॉक्सिंग में, सबसे ज्यादा नाम ना हमारे आउट ऑफ मतलब कह सकते हैं फॉरेन से जितने भी नाम फेमस है उन्हीं का नाम लिया जाता था, या पे रोल मॉडल जिसे कहते हैं लोग उन्हीं को ही मानते थे। पर अगर देखा जाए तो इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं। ये मेरी खुद की एक सोच है जो मुझे लगा कि आज आप बैठे हुए हैं तो मैं ये चीज भी कहूँ। नहीं, बात बराबर है। मैं खुद आपको बोलूँ तो ऐसा ज़रूरी नहीं है मेंस ही चाहिए इंस्पिरेशन, कोई फीमेल भी हो सकती है। कि फीमेल में मैं खुद पूजा तोमर को बहुत फॉलो करता हूँ, मैं उनको पैर से दी बोलता हूँ, मैसेज पे कभी कभी बात भी हो जाती है। तो उसका हो गया। मेल्स में बताओ तो पुष्पन तराटी बहुत यंग एज है, मेरे जैसी एज है, यंगेस्ट फाइटर है। अभी देखा अपने बैटल ग्राउंड शो में भी वो खेले थे, रियलिटी शो में। GBS 1 हुआ था, ग्लोबल बॉक्सिंग सीरीज, इंडिया का बिगेस्ट बॉक्सिंग, उसमें भी वो मेरी फाइट कार्ड में खेले थे। उसमें मेरी फर्स्ट फाइट थी, उनकी शायद सेकेंड लास्ट फाइट उनकी थी। अभी और सीनियर प्लेयर के पास चला जाओ तो जैसे कि सिद्धार्थ वर्मा सर, जो इंडियन बॉक्सिंग में लेजेंड बोलता हूँ मेरी तरफ से, क्योंकि 150+ फाइट खेले हैं। तो वो भी मेरी इंस्पिरेशन ही है। जरूरी नहीं है फॉरेन, हाँ फॉरेन चाहिए, बट इंडियन में बोलूँ तो पूजा तोमर हुई, नखरेश जरीन, वो भी बहुत मुझे इंस्पायर किया उन्होंने। पूजा तोमर ने भी तो किया है। अभी और बहुत सारे, पुष्पन तराटी हुआ, अभी एक शेट्टी बोल के आया है, GBS 3 में उनको साइन किया गया है, मोइता फाइटर है, तो उन्होंने बहुत इंस्पायर किया है। क्या बात है, मतलब काफी हमारे पास योद्धा हैं। हाँ, तो मैं ये कहूँगा जरूरी नहीं है मेल्स फाइटर ही इंस्पायर करे, फीमेल भी बहुत आगे आ चुकी है अभी, मेल्स के बराबर ही है। क्या तो बहुत जरूरी है। एक चीज और मुझे राज बताओ, जैसे एक होता है इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग और एक होता है रियल बॉक्सिंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, रियल बॉक्सिंग और इन्फ्लुएंस बॉक्सिंग जो आप बोल रहे हो, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो रियल बॉक्सिंग बोलूँ तो जैसे कि अभी पुष्पन तराटी का मैंने नाम लिया था, जस्ट पुष्पन तराटी, जैसे सिद्धार्थ वर्मा सर जो अभी रिटायर हुए 2022 के 23 के आसपास, जो ये कर रहे थे या जो मैं कर रहा हूँ, ये रियल बॉक्सिंग में ये आता है। जो इन्फ्लुएंस बॉक्सिंग में जाऊँ तो जो अभी जैक पॉल का नाम आपने सुना होगा, या लोगन पॉल, जो अभी कर रहे हैं, अच्छा है वो कि प्रमोट कर रहे हैं जैक पॉल बॉक्सिंग को, बट वो जो उनका स्टाइल है वो थोड़ा अच्छा नहीं है प्रमोट करने का। वो जो बता रहे हैं कि इतना इतना पैसा कमा रहे हैं हम, वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा ये लगता है कि डाउन लगता है कि हाँ थोड़ा फेक स्टाइल दिखाते हैं वो लोग। हाँ, और उसका गेम की बात करूँ तो इतना भी नहीं है। इन्फ्लुएंस मतलब नॉर्मली प्रमोट कर रहे हो वहाँ तक ठीक है, बट बाकी मुझे इतना नहीं लगता है। और रियल बॉक्सिंग पे आऊँ, जैसे अभी नए नए नाम निकल के आ रहे, पुष्पन तराटी बहुत यंगेस्ट नाम है, अपने जरीन का नाम लिया, निशान देव जो एमेच्योर छोड़ के अभी प्रोफेशनल बॉक्सिंग ज्वाइन किए है, 4 या 3 फाइट्स खेले अभी, सिद्धार्थ वर्मा सर, बहुत बड़े बड़े नाम आ चुके हैं रियल बॉक्सिंग में। तो मैं कहूँगा कि एक रियल बॉक्सिंग बढ़िया है। इन्फ्लुएंस बॉक्सिंग अच्छे के इन्फ्लुएंस होने के लिए ठीक है, एक इंस्पायर होने के लिए, बड़ा उस पर घुसना अच्छी बात नहीं है। एक चीज और बताओ, जैसे आपने ना रितु फोगाट की बात की थी, तो अभी वो MMA में उन्होंने अपनी फाइट की है, तो क्या स्कोप है इंडिया में MMA का? MMA का स्कोप बहुत स्कोप है। अभी आने वाले टाइम में तो मैं बोलूँगा एज अ करियर भी आप उसमें कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है आपके अंदर टैलेंट हो या ना हो, डजेंट मैटर। अब अगर अच्छे से दिल से ट्रेनिंग कर रहे हो, पैशनेट थोड़ा भी हो, थोड़ा भी हिंट मिल रही है बॉडी से कि हाँ ये चीज़ अपने लेवल की है या मैं कर सकता हूँ, तो आप बिना सोचे कर सकते हो सीधा। और रही स्कोप की बात, तो स्कोप बहुत है आने वाले टाइम में। जैसे कि अभी इंडिया में पहले एमेच्योर MMA को इतना स्कोप नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया था, कंपटीशन बहुत कम था 2020 की बात करूँ तो। और अभी 25 या 26 की हम बात करते हैं तो बहुत बड़ा स्कोप है। इंडिया में अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं। इवेंट्स का नाम लूँ तो आपने MFN का नाम लिया सुना होगा, मैट्रिक्स फाइट नाइट, जो कि प्रो फाइटर्स को स्कोप दे रहा है, साइनिंग अमाउंट दे रहा है, बोनस अमाउंट दे रहा है, यानी कि पैसा भी दे रहे हैं लोग। बट कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आ रहा था इसके बीच में भी कि एमेच्योर्स फाइटर्स को इतना स्कोप नहीं है। आप जब प्रो बन जाते हो तभी स्कोप है, तो इसीलिए ज़्यादातर फाइटर्स आ नहीं रहे थे इस फील्ड में। बट अभी मैं इतना कहना चाहूँगा आप सभी के लिए गुड न्यूज़ की अच्छे खासे इवेंट्स आए, जैसा PML हुआ, ये भी एक साइनिंग अमाउंट दे रहे हैं लोग। जैसे कि फिट एंड फाइट क्लब है जो नेरुल में,
उनके जिम है, तो अभी उनका एक इवेंट है ड्रीम वॉरियर बोल के, या राइजिंग स्टार, या एमेच्योर फाइटर के लिए इवेंट रखते हैं लोग। इसमें साइनिंग अमाउंट, बोनस अमाउंट भी देते हैं, यानी कि अच्छा खासा स्टेज उन्होंने क्रिएट किया है, जो कि हम सब बोल रहे थे कुछ क्रिएट नहीं, सिर्फ प्रो फाइटर्स के लिए है। इन्होंने एक अच्छा स्टेज सेटअप किया है, बस आपका टैलेंट आपको शो करने की जरूरत है, वहाँ पे जाके अच्छी ट्रेनिंग करके वहाँ पे अच्छा गेम दिखाने की जरूरत है। आपको साइनिंग अमाउंट, बोनस अमाउंट, आपको ऊपर जाने के लिए जो आपका ड्रीम है, UFC हो या बेलेटर हो या PML हो या वन चैंपियनशिप हो, वहाँ तक जाने के लिए आपको तो रिकॉर्ड बनाने की ज़रूरत है। रिकॉर्ड के लिए ऐसे स्टेजेस की ज़रूरत है, जैसे कि PML, फिट एंड फाइट का जो ड्रीम वॉरियर्स सीरीज इवेंट है, ये इवेंट बेटर है फिलहाल इंडिया में, मैं बोलूँ तो। एक अभी नया नया अल्फा भी आया है, अल्फा इवेंट भी अच्छा है, तो आप ये इसमें ट्राई कर सकते हो। ओके, एक चीज बताओ राज मुझे, क्या जैसे आपने कहा कि अब जो 2025 और 26 में एकदम बॉक्सिंग निखर के सामने आ रही है, क्या जो जैसे आप हैं या हमारे जो भी फाइटर्स इंडिया के लिए खेले हैं, क्या इसमें करियर अपॉर्चुनिटी है? क्या आप फ्यूचर के लिए इसमें आप करियर बना सकते हैं और साथ में एक अर्निंग भी मिल सकती है? अर्निंग की बात तो मैंने अभी कही थी, अर्निंग तो आपको मिल ही रही है। हाँ, स्टार्टिंग में पहले कैसा था मैंने अभी बताया जस्ट आपको, कि आपका एक लेवल बनने के बाद ही आपको पैसा मिल रहा था। 2023-22 तक की बात करो तो अभी इंडिया में इतना स्कोप बना है कि आपको एमेच्योर, यानी कि आप स्टार्टिंग बिगिनर के एज में या प्रोसेस में ही आपको पैसे मिल रहे हैं। जैसे कि ड्रीम वॉरियर में मैंने कहा, ये लोग जब आप फर्स्ट फाइट या सेकंड फाइट या फर्स्ट फाइट खेले आप, जैसे आपका एक्सपीरियंस आ गया तो आपको ये बोनस भी दे रहे हैं। अगर आप नॉकआउट मारते हो, कुछ अच्छा गेम खेलते हो, तो उसमें भी आपको बोनस साइनिंग मिल रहा है, KO के लिए आपको कुछ ना कुछ दे रहे हैं लोग। तो बहुत बढ़िया है, स्कोप तो आ चुका है। और रही बात करियर की, करियर तो आप बना सकते हो। सबसे पहले तो आपको ज़रूरत है एक अच्छा रिकॉर्ड करने की। आपने एक रिकॉर्ड बनाया अच्छा इस गेम में, तो आप उसको बहुत है आगे। इसको मतलब आप फुल टाइम भी कर सकते हो इसको, प्रोफेशनल बोल के। एक आते हैं सबसे बड़ी बात, अगर हम बॉक्सिंग में देखें तो बॉक्सिंग के बारे में लोगों के बहुत सारे मिथ हैं, या बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं व्यूमर्स फैले हुए हैं कि बॉक्सिंग में लोग आगे जाके फिर उन्हें कुछ ना कुछ और जॉब सर्च करनी पड़ती है। एक बार जब तक आप खेल रहे हैं तब तक खेल रहे हैं, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं आपका खेल डाउन हुआ और आप उस फील्ड से आप आउट हो जाते हैं। तो एक होता है ना कि आपको फ्यूचर, कह सकते हैं फ्यूचर तक आपको एक अर्निंग पॉइंट नहीं बनना है ना आपका, वहाँ पे आप जब तक खेलेंगे तभी तक आपको अर्निंग मिलेगी, फिर उसके बाद आपको कुछ नया सर्च करना पड़ेगा। इस तरीके के जो मिथ हैं, क्या ये सही है? मिथ ये थोड़ा सही भी है, थोड़ा गलत भी बोल सकता हूँ मैं, मतलब 50-50 बोल सकता हूँ। सही मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि अगर आप अच्छा खेल खेलते हो, रिकॉर्ड अच्छा मेंटेन कराते हो, जैसे निशन देव, उनका भी अभी 3 या 4 फाइट ही हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा नाम हुआ है उनका भी, फेस ऑफ बॉक्सिंग भी बोलने लगे इंडिया में। तो अगर क्रिएट करा सकते ये चीज़ तो बहुत है। और एक एग्जांपल देने जाओ तो सिद्धार्थ वर्मा सर, ये भी बहुत गरीब घर से आए थे, अभी इंडिया में उन्होंने बहुत बड़ा नाम भी कमा लिया, 150 से 100 फाइट खेल के एक। और लेजेंड के साथ, लेजेंड के फाइट कार्ड में भी खेले थे वो, जो कि वर्ल्ड ऑफ बॉक्सिंग सीरीज हुई थी उसमें। तो उनकी बात को तो मैं अभी वो रिटायर होने के बाद एक अच्छे खासे जिम पे कोचिंग भी कर रहे हैं, यानी कि अर्निंग भी हो रही है उनकी। ऐसा नहीं कि आपको दूसरा जॉब ढूंढने की जरूरत है, अब आपके एक्सपीरियंस दूसरों को बांट सकते हो एज अ कोच बन के। हाँ, एज अ कोच इसमें लॉस नहीं है। देखो, एक एज होने के बाद आपको कोच ही बनना है, कोच या फिर रिटायर होके कि जरा लाइफ स्पेंड करो। सबसे बेटर तो कोच ही रहेगा, क्योंकि उसमें आप वर्कआउट भी कंटिन्यू कर सकते हो और अर्निंग भी होती रहेगी। तो मैं नहीं कहूँगा कि किधर ना वेस्ट जा रहा है आपका ये फील्ड, या आपको कई मतलब ये डाउन है कि करा आप रही है। करते भी जाओ, फिर एंड में आप अपने एज ए कोच में कन्वर्ट हो सकते हो, कोच में कन्वर्ट हो सकते हो, या फिर एक अपनी एकेडमी खोल सकते हो। हाँ, बढ़िया बात रहेगी। और जो मैं नहीं बोल रहा था कि एक 50% का चांस, तो डिपेंड करता है। अगर आप कुछ बड़ा नाम नहीं कर पाएगा, आपका एक बोलते ना एक लेवल हासिल नहीं कर पाएगा, होता है कहीं ना कहीं, हर कोई फाइटर या बॉक्सर वो लेवल तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि कोई लिमिटेड ही पहुंच पाते हैं, जिसके अंदर टैलेंट या ज़्यादा भूख है या रिकॉर्ड अच्छा मेंटेन करा के वहाँ तक पहुँचे हो। जो कम बात बोल रहा हूँ मैं, जो लॉसेस झेल रहे बहुत सारे या वो लेवल तक नहीं पहुँच पाए, ये अर्निंग नहीं कर पाते, बिकॉज यही रीज़न है। एक तो नाम नहीं बनता है, नाम नहीं बना तो आप अर्निंग नहीं कर पाते हो। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में तो नाम बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे नीरज गोयड इन्फ्लुएंस करते करते अभी बहुत बड़ा नाम बन चुका है। नीरज गोयड की बात कर दी मैंने ऑलरेडी। अभी पुष्पेंद्र राठी बैटल जो GBS में खेले थे, उससे पहले कोई रियलिटी शो नहीं किया था उन्होंने। कम एज में वो बैटल ग्राउंड में अभी रियलिटी शो में थे वो। तो आप सोच सकते हो, तो वहाँ तक इजीली पहुँच जाओगे, भले टैलेंट हो ना हो, थोड़ा सा हो जाएगा। ओके, तो जैसे हम मार्शल आर्ट की बात करते हैं, मार्शल आर्ट के साथ ही जुड़ते हैं कराटे। यस। तो पहले तो कराटे के बारे में मैं जानना चाहती हूँ राज, और इसके पीछे की जो कहानी है, कराटे सीखने चाहिए और साथ में हमें
अकेडमी किस तरीके की चूज करनी चाहिए? हाँ, आपका क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। कराटे भी एक तो बहुत पुराना मार्शल आर्ट है, आपने बहुत पहले से नाम सुना होगा। जी, मैं बचपन से नाम सुनता आ रहा हूँ और मेरा बेसिक्स कुडो कराटे से स्टार्टिंग था मेरा। और कराटे आपको तो बहुत कुछ सिखाता है, डिसिप्लिन, अनुशासन, जो मैंने मार्शल आर्ट्स में बोला वही चीज़ें इसमें भी आपको सीखने को मिलती है। और अब मैं रहता हूँ, मैं तो अभी दिल्ली का तो नहीं बता पाऊंगा आपको कि यहाँ कौन सा बेटर है। जी। आप रिसर्च करोगे तो अच्छे कोचेस तो होंगे यहाँ पे, हर जगह पे होते हैं। मैं आपको बम्बई या मुंबई, नई मुंबई या मुंबई, उसका मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कौन सा बेटर है। तो वहाँ पे ASA बोल के अनिल स्पोर्ट्स एसोसिएशन, शायद मुझे लगता है कि सबसे बेटर तो यही है, क्योंकि मैं इनको जानता हूँ अच्छे से, क्योंकि मैंने देखा है इनका जो डिसिप्लिन तरीका है, बच्चों को एकदम डिसिप्लिन रखना, एकदम वो इंटरनेशनल नेशनल लेवल में बच्चों को एक लेवल बनाना। इनकी जो ट्रेनिंग सेशंस है बहुत बेहतरीन होते हैं। संडे को भी ये सेशंस लेते हैं टाइम निकाल के। बाकी क्लासेस देखो तो संडे थोड़ा ऑफ कभी-कभी। उनका जो बच्चों के प्रति ये जो डेडिकेशन है सिखाने का, तो बहुत बेहतरीन है। तो ऐसे बेटर है। मुंबई अगर आप करते हो तो उनके मुंबई में हर जगह पे एसोसिएशन, मतलब ब्रांचेस है अलग अलग, तो बहुत बेटर रहेगा, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। दिल्ली की बात आई तो दिल्ली में आप रिसर्च करके या सर्च करके हो ही जाएगा, मिल ही जाएगा। हर जगह पे अच्छे अच्छे एसोसिएशंस, अच्छे अच्छे अकेडमी होते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपने कहीं सुना होगा कि हाँ ये बेहतरीन नहीं है, तो बेहतरीन है। जहाँ पे बुरी चीज़ है वहाँ पे अच्छी चीज़ भी होती है। बस आपको ढूंढने की ज़रूरत है, एक अच्छे मार्गदर्शन, एक अच्छे कोच की ज़रूरत है। कोच मिलेगा तो ज़रूर आपको ट्रेनिंग भी उस लेवल की मिलेगी। बिल्कुल। तो राज, एक आप स्पोर्ट मैन हैं, और सबसे बड़ी बात आती है जिनके पास स्किल्स अच्छे नहीं हैं, या जिन्हें लगता है कि मेरे अंदर ये स्किल्स नहीं है, उनको कौन से ऐसे करियर ऑप्शंस चुनने चाहिए जिससे वो अपने स्किल्स को और बेटर कर सकें या अपने स्किल्स को डेवलप कर सकें? यस। देखो, सबसे पहले तो आपके अंदर स्किल्स तो किसी के अंदर होती नहीं है। मैंने जब स्टार्ट किया था मेरे अंदर फाइटिंग या मार्शल आर्ट्स की स्किल्स या बॉक्सिंग स्किल्स, किसी भी स्किल्स नहीं थे मेरे पास। मैंने स्टार्ट एज अ नॉर्मली किया था, फिर करते करते डेडिकेटेड होता गया उसमें। फिर सोशल मीडिया से भी इन्फ्लुएंस हुआ थोड़ा सा उस फील्ड के लिए, पागलपन सा हो गया। फिर उस फील्ड अपने आप स्किल्स आ गए मेरे पास, डे बाय डे मेहनत करके स्किल्स आ जाते हैं। बट होता है कोई इंटरेस्ट ही नहीं होते या स्किल्स ही नहीं होते, तो वो लोग क्या करें फिर? वो लोग तो फोर्सफुली तो नहीं कर सकते, राइट? उनके लिए आजकल नए नए स्किल्स आ रहे हैं। जैसे कि मैं बोलूँगा, जैसे कि लड़कियों को स्पेशली बोलना चाहूँगा कि लड़कियाँ कुछ होती है ना कि फाइटर स्पिरिट नहीं होती अंदर, तो वो क्या करे फिर? नहीं, सभी तो योद्धा है, मैं मानता हूँ, एक स्ट्रांग है, बट कोई बॉक्सिंग नहीं करना चाहती है, तो कौन से स्किल या कौन से फील्ड में जाए? तो आजकल फैशन में बोलूँ तो हेयर स्टाइलिश भी आया है। हेयर स्टाइलिश कोई कोर्स होता है आजकल, तो उसमें भी आप कर सकते हो। मेकअप में स्किन केयर, उसमें भी अच्छा खासा करियर है लड़कियों को। जैसे कि आप फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ सकते हो उसी फील्ड से रिलेटेड। या फिर मेरे एक दोस्त है, उसको ही देखा मैंने, और नेल्स आर्टिस्ट है, बहुत ही स्पेशलिस्ट है उसमें। खारघर में वो अभी फ़िलहाल जॉब करती है उसी में, और अपना पर्सनल भी शॉप ओपन कर रही है जल्दी। तो नेल्स का भी मुझे लगता है कि बेहतरीन कोर्स है अगर लड़कियों को करना है तो। नेल्स आर्ट आपने सुना ही होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक्टर्स भी करते हैं, फाइटर्स भी, जो फाइटर्स होते हैं ऑफलाइन, जो फाइट नहीं करते, 3-4 महीने का जो गैप होता है बीच में, जो फीमेल्स फाइटर वो भी नेल्स करती रहती है। तो ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल मॉडल या इसी का ही आपको ऑर्डर आएगा, तो यहाँ से भी आप आता ही है। तो नेल्स आर्ट हुआ, स्किन केयर हुआ, या लड़कियों को एक स्पोर्ट्स में बोलूँ तो बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर किसी के पास रनिंग अच्छी है तो एथलीट 1600 मीटर 800 मीटर इवेंट्स है। अगर उसके पास वो भी टैलेंट नहीं है तो पढ़ाई में भी बहुत सारे ऑप्शंस है। पढ़ाई में आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे खुलते हैं, इसमें आप मतलब करियर बहुत सारे हैं। पढ़ाई में आप देखोगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपके। एडवाइज़र या मेंटर है, आपको बताएंगे, टीचर्स, कोचेस, उनसे आप पूछोगे तो। दूसरी चीज़ है, आप अगर मॉडलिंग में भी करियर कर सकते हो। अगर आपको मतलब कोई होता है ना दिखने में अच्छा है और उसके बाद टैलेंट नहीं है, स्किल्स नहीं, तो मॉडलिंग करो, मॉडलिंग बेटर है। लड़का हो या लड़की हो, मॉडलिंग बेटर है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। स्टार्टिंग से मैं बताऊँ दूंगा, स्किन केयर, नेल्स आर्ट या मॉडलिंग, या पढ़ाई में भी आप बहुत सारे, तो पढ़ाई में तो बहुत सारे ओपन हो जाते हैं रास्ते से बहुत सारे। या स्पोर्ट्स में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, जो आपके अंदर टैलेंट है उसमें आप घुस जाइए, उसमें आप डेली मेहनत कीजिए, ज़रूर मेहनत मिलेगी, तो बहुत बेटर है। तो आपको मैरी कॉम का कौन सा स्टाइल ज़्यादा पसंद है? स्टाइल तो उसके जो पंचिंग हिटिंग है, पावर से मारना, इम्पैक्ट जो देते हो कि सामने वाली लड़की सोचती है कि हाँ इंडियंस भी कहीं कम नहीं है। उनके एक पंच पे दिखता है स्ट्रगल कितना किया उन्होंने, कितना वो लेवल पे आने के लिए स्ट्रगल किया। उनके एक एक पंच में उनका कहानी दिखती पूरी। सिर्फ पंच नहीं होता है, उनकी स्टोरी होती सीधा। मैं यही कहूँगा, मुझे सीधा स्टोरी दिखती कि हाँ इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ट्रेनिंग करके लेवल तक आए हैं। क्या बात है। तो उतना इम्पैक्ट होता है उनके एक एक पंच में। और हम बात करें निखत जरीन का, उनकी कौन सी ऐसा मूवमेंट है या कौन सी ऐसी स्टाइल है जो आपको लगता है कि ये मुझे भी सीखनी चाहिए?
स्टाइल की बात करूँ तो उनके एक्सरसाइज से ही मैं बताना चाहूँगा, तो एक्सरसाइज जो करने का तरीका है एक स्टाइलिश होता है। और उन्होंने एक उनको तो बोलते हैं ना कि फ्लावर नहीं मैं फायर हूँ, एक डायलॉग है पुष्पा मूवी का, जी, जी। उनकी तरफ दिखता हूँ मैं तो मुझे वो सुनाई देता है, मतलब वो एक दिखता है डायलॉग कि हाँ दिखने में भी इतना स्मार्ट है, सब मतलब सब बढ़िया है। और सबको लगेगा कि हाँ बॉक्सर नहीं हो सकते, मॉडल हो सकते ये, मॉडल हो सकते बट मॉडल के पीछे जो उनका बॉक्सिंग फेस है, जो बॉक्सिंग टैलेंट है वो बहुत बढ़िया है। और रही बात स्किल्स की, स्किल्स का उनका जो फुटवर्क है, हेड मूवमेंट है, बहुत बढ़िया है। वो मैं सीखना चाहूँगा, अगर वो मुझे मिलते ही इन फ्यूचर या कभी भी मुलाकात होती है मैं उनसे वही सीखना चाहूँगा। क्या बात है। तो अभी हम जानेंगे पूजा तोमर के बारे में। उनका कौन सा ऐसी स्टाइल या ऐसा कौन सा मूवमेंट है जो आप कैप्चर करना चाहते हैं, जब भी मौका मिले उनसे वो सीखने के लिए कहेंगे कि मुझे ये सिखाइए प्लीज? पूजा तोमर जी का मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है, उनके जो किक्स, जब भी आप उनके फाइट्स हाईलाइट देखोगे या लाइव फाइट्स देखोगे, एक चीज़ कॉमन होती है, कोई भी बॉडी पे आने जाता है वो साइड किक मार देते हैं, या फ्रंट किक या साइड किक फिक्स होती है उनके एक फाइट में, गेम में मोस्टली उनका 50% तो किक्स दिखाई देगा वो किक। तो मुझे वो किक बहुत अट्रैक्टिव लगती है, स्टाइलिश लगती है। कोई बॉडी पे आ रहा है किक मार के पुश कर दो, क्लोज आएगा ही नहीं बंदा। तो उनके कभी भी मुलाकात हो जाएगी या ट्रेनिंग सेशन में वो आएंगे तो मैं उनसे ज़रूर वो किक सीखना चाहूँगा। भले मुझे आती है लेकिन एक पर्सनल स्टाइल भी होता है, हर किसी का एक स्टाइल होता है, सिग्नेचर स्टाइल होता है, तो उनका स्टाइल भी थोड़ा अलग हटके है, तो सीखना ज़रूर चाहूँगा। और उनका जो स्ट्राइकिंग गेम है बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं कि वो स्ट्राइकर ही है, ग्राउंड पे भी बहुत अच्छा खेल लेते हैं, बट जो उनकी स्ट्राइकिंग गेम है वो मैं ज़्यादातर सीखना चाहूँगा उनकी तरफ से। क्या बात है। और आपके सिद्धार्थ सर के ऐसे कौन से मूवमेंट या ऐसी कौन सी फाइट है जो आप कहेंगे कि प्लीज सर मुझे भी सिखाइए? और मैं इंस्पायर करती हूँ, कुछ ऐसे सिग्नेचर पॉइंट्स होते हैं ना हमारे फाइटर्स के, जो लगता है कि यार ये तो हम भी सीखें। सिद्धार्थ सर के जो बॉक्सिंग कॉम्बिनेशन है पंचेस के, बॉक्सिंग में वो बॉक्सर है, तो जो बॉक्सिंग के कॉम्बिनेशन जो मारते हैं बहुत बढ़िया है, और उसके साथ साथ स्पीड एंड पावर का कॉम्बिनेशन जो मिक्सचर है बहुत बढ़िया है। और वो मेरे कोच ही है, तो कभी भी अभी बहुत टाइम हुआ है उनसे मिला नहीं हूँ मैं, क्योंकि एक साइड जॉब करता हूँ ना, जब भी मैं मिलूंगा तो उनसे ये ज़रूर सीखूंगा। तो जैसे नीरज गोयट है, उनकी कौन सी स्टाइल या ऐसी कौन सी मूवमेंट है या सिग्नेचर पॉइंट्स कह सकते हैं जिन्हें देख के आपको लगता है कि ये मुझे इंस्पायर कर गया? नीरज गोयट जी के पास तो बहुत सारा सीखने लायक है, दो चीज़ें स्पेशली, एक तो फर्स्ट उनका जो हेड मूवमेंट और दूसरी चीज़ फुटवर्क, जो कि बॉक्सिंग फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा मोहम्मद अली जी का ज़्यादातर फेमस इसलिए थे कि फुटवर्क के वजह से, तो जो नीरज गोयट जो कर रहे फिलहाल करंटली जनरेशन ये में, तो उनका फुटवर्क बहुत इंस्पायर करता है मुझे, फुटवर्क, हेड मूवमेंट। और तीसरी चीज़ जो बॉक्सिंग या प्रो लेवल में आपको चाहिए, ज़रूरी है, जो बोलना, कम्युनिकेट करना सोशल मीडिया पे, तो वो भी चीज़ मुझे बहुत इंस्पायर करती है, कि बताते हैं कि आप गेम के साथ साथ आप एक कम्युनिकेशन स्किल भी उस बता रहे कि हाँ आपसे कम्युनिकेट करके या लोगों के सामने बात करके आपका वैल्यू भी बढ़ा सकते हो बातचीत में भी, टैलेंट। हाँ, तो बहुत मुझे इंस्पायरिंग लग रहा है, कभी भी मैं उनसे मिलूंगा तो ज़रूर वो चीज़ें सीखने की कोशिश करूँगा। क्या बात है। अगर हम बात करें, जैसे अभी हम बात कर रहे थे एमएम की, तो रितु फोगाट काफ़ी फेमस हुई हैं और काफ़ी, मतलब कह सकते हैं उन्होंने भी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, और स्ट्रगल करने के बाद अपनी बहनों से इंस्पायर होके, जैसे गीता हैं, बबीता हैं, तो उनसे सीख के वो एक उभरता हुआ सितारा नज़र आ रही हैं। तो उनके ऐसे कौन से मूवमेंट हैं, क्योंकि हम तो एज ए व्यूअर्स देखते हैं, हम वो चीज़ें कैच ही नहीं कर पाते कि इनके पास क्या एक नई स्टाइल है। बॉक्सर हमेशा ना वो कैच करता है कि ये तो कुछ अलग है। तो क्या है हमारी रितु जी के पास, रितु जी के पास? पहले रितु जी का मैं बैकग्राउंड बताने जाऊँ तो एक रेसलर है, राइट। उनका मेन बेस गेम है रेसलिंग, राइट। भले अभी एमएमए कर रहे बट उनका रेसलिंग बेस है, और उनसे सीखने लायक मुझे रेसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, क्योंकि स्ट्राइकिंग तो अच्छी करते हैं नो डाउट, बट रेसलिंग के जो उनके जो डाव पेच है, जो इसके मैं देसी में बोलूँ तो धोबी पछा डाव भी एक ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा। उन्होंने कपिल शर्मा शो में भी आए थे तो दिखाया था एक बार करके, तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ वो डाव से, क्योंकि वो एमएमए के अंदर भी बहुत काम आता है। ग्राउंड एमएमए के अंदर आपका ग्राउंड लेवल भी गेम इंपॉर्टेंट है और स्ट्राइकिंग भी इंपॉर्टेंट है, तो जब आप ग्राउंड पे जाओगे तब वो बहुत ज़रूरी है, उनकी रेसलिंग वहीं पे काम आएगी। और उनके अंदर रेसलिंग का जो सीखने लायक है, तो उनमें बहुत बात है रेसलिंग की, क्योंकि जो उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनके जो सिस्टर्स है सब रेसलिंग में ही रह चुके हैं, और अभी भी है कोई, और ये अभी एमएमए के अंदर आ चुके हैं, बट रेसलिंग बहुत इंटरेस्टिंग है इनसे सीखने के लिए। क्या बात है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा जब भी मिलूंगा तो रेसलिंग के जो डाव पेच है, स्पेशली धोबी पछा डाव, और बहुत सारे सिंगल लेग टेक डाउन, डबल लेग टेक डाउन, तो ये ज़रूर सीखना चाहूँगा। ओके, एक चीज़ और मुझे बताओ कि जैसे हमने ना बहुत सारे लोगों की ना मेहनत को हमेशा देखा है, कहते हैं ना मेहनत करने के बाद सामने निकल के आते हैं, उनकी हमेशा हमने ना
फाइट देखी है या फिर उन्हें जीतते हुए मेडल्स लेते हुए हम्म। देखा है। इसके पीछे का जो सपोर्ट होता है, जैसे गवर्नमेंट सपोर्ट करती yes, है, yes. क्या गवर्नमेंट का इन सारे खेलों में, या फिर हम बॉक्सिंग है या फिर रेसलिंग कह लें, तो इनमें कितना सपोर्ट है? तो क्या गवर्नमेंट इन चीज़ों में सपोर्ट करती है? आपका क्वेश्चन बहुत ही सभी बॉक्सर्स सभी फाइटर्स का ही क्वेश्चन ये है। मतलब जो फैंस लोग हैं जो फॉलो करते हैं बॉक्सिंग MMA, उन सभी का यही रहता है कि मैं ज्वाइन करूँ तो मुझे सपोर्ट मिलेगा या नहीं। कि नहीं तो मोस्टली ये डाउट हर पेरेंट्स में भी हो या जो फैंस है जो देखते हैं सभी के माइंड में यही रहता है। तो मैं उनको बताने जाऊँ तो रियलिटी ये है इंडिया में स्पेशली कि आप अगर मैं इस पे जाऊँ, नीरज चोपड़ा पे जाऊँ, जब वो स्ट्रगल कर रहे तब उनके पास कोई नहीं आया, या मैं भी अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ तो मेरे पास कोई नहीं आएगा। जब मैं मेडल लेके आता हूँ, इंडिया की रियलिटी यही है कि जब मैं मेडल लेके आऊँगा तब सब मेरे पास भाग के आते हैं फोटो निकालने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए, कि आप इतना अच्छा कि हमारे स्टेट के हो, तब आपको धनराशि जो है उनका प्राइजेस वो मिलने लगते हैं। लेकिन तब जरूरी नहीं होता है एथलीट के लिए, एथलीट के पास ऑलरेडी वो सब कुछ आ जाता है एक मेडल आने के बाद, क्योंकि उतना वैल्यू उसको मिलने लगती है। जब वो मुझे कहना चाहता हूँ कि जब वो स्ट्रगल करता है वो टाइम पे अगर उसको सपोर्ट मिलेगा या वो टाइम पे वो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी, तो इंडिया में जो मेडल टैली है ओलंपिक, जो हम सब लास्ट में रहते हैं, सबको मालूम है। जब से इवेंट होता आ रहा है ओलंपिक जैसा बड़ा इवेंट, थोड़ा शर्मसार की बात है कि हम वो टैली टॉप 3 में भी नहीं अभी तक। इंडिया में लोक संख्या इतने होने के बावजूद भी मेडल बहुत कम आते हैं। मेन रीज़न यही है कि गवर्नमेंट बाद में सपोर्ट करती है मेडल आने के बाद। जब एक प्लेयर रेडी हो रहा है ओलंपिक के लिए तब उसको सपोर्ट इतना नहीं मिलेगा। हाँ, सपोर्ट मिलेगा किसको, जो नामचीन प्लेयर है, जैसे कि अभी नीरज गोयट को भी ले सकते हैं, बट वो ओलंपिक नहीं खेलते। बट एक एग्जांपल के तौर पे मैं उनको लूँ, या फिर नीरज चोपड़ा पे आते हैं हम और उनको लूँ, तो इनको अगर गवर्नमेंट अगर ये तैयारी अब से करेंगे तो इनको सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी फेमस है और कोई और भी टैलेंटेड प्लेयर है इंडिया में। उनको अगर स्ट्रगल टाइम पे सपोर्ट मिलेगा तो वो आगे जरूर बढ़ पाएंगे और अपना इंडियन टैली जो है ओलंपिक की टॉप 2 टॉप 1 में इन फ्यूचर दिख भी सकती है, क्योंकि लोक संख्या में सबसे आगे, हम इकोनॉमी में भी सबसे आगे। बस हमको ज़रूरी है गवर्नमेंट को कि हाँ आप सपोर्ट करते हो बाद में, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट वो स्ट्रगल टाइम में अगर वो सपोर्ट स्ट्रगल टाइम से ही मिलेगा, बेसिक से ही, तो बहुत आगे जा सकते हैं हम। तो जैसे अभी एक और चेहरा बहुत निकल के आ रहा है नूपुर जी का, जो कि कहते हैं हैवी वेट बॉक्सर के नाम से काफी फेमस है, मेडल भी लेके आ चुके हैं। तो उनके बारे में या उनकी ऐसी कौन से मोमेंट्स आपको हमेशा याद रहते हैं उनकी फाइट देखकर, तो वो प्लीज हमारे ऑडियंस को भी बताएं। साथ में एक बॉक्सर से सीखने का क्या मन करता है उसके बारे में। सबसे पहले तो मैं उनके स्टाइल पे चला जाता हूँ कि उनसे क्या सीखने का मुझे इंटरेस्ट है। तो उन पे चला जाओ तो उन्होंने अभी लास्ट टाइम जो ओलंपिक में मैंने उनके फर्स्ट टाइम मैंने सच बोलूँ तो तभी देखा था उनको, उससे पहले मैं जानता नहीं था। हम बॉक्सर जानता था बहुत सारे, बट वो नूपुर जी मुझे शायद वो टाइम ही फेमस हो गई ओलंपिक से, जब वो मेडल आया था। यस, मेडल आया था तभी मैंने उनका लाइव फाइट देखा था, क्योंकि मैं सब गेम्स फॉलो कर रहा था तब, नीरज चोपड़ा जी का, उनका भी, सबका। तो तब बॉक्सिंग का आया तो मैं एज अ बॉक्सर बॉक्सिंग की फाइट जरूर देखूंगा, नो डाउट। जब मैं देख रहा था तब उनके गेम्स देखा मैंने, कि लगा कि हाँ एक फीमेल भी एक वुमन मेल के टक्कर में खेल रही है, उनके जैसा गेम दिखा रही है। लोग बोलते हैं कि नहीं, फीमेल का गेम थोड़ा अलग होता है, थोड़ा स्लो डाउन होता है, या पंचेस थोड़ा स्लो मारते या डिस्टेंस पे खेलते, तो ऐसा नहीं है। उनका गेम जो है मेल के बराबर ही था और टॉप लेवल गेम था। उनके सीखने लायक भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फुटवर्क से लेकर, हेड मूवमेंट से लेकर, स्ट्राइकिंग जो है, पंचेस के कॉम्बिनेशंस, जो एंगल चेंज करना या पंच को पंच की रेंज काट के आगे जाना और काउंटर पंच छोड़ना, तो बहुत बढ़िया लगा मुझे, इंस्पायरिंग। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि एक बॉक्सर से क्या सीख सकता था, ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे, कि ये इसमें जब भी हम बॉक्सर्स बैठते साथ में, हम डिस्कस यही करते कि यार किसी के अंदर होता है ना कि एक का फुटवर्क अच्छा होता है तो एक का हेड मूवमेंट अच्छा होता है। सब एक परफेक्ट नहीं होता है, कोई होता भी है, बट कह सकते हैं हर किसी के पास एक अलग पावर, एक यूनिक चीज होती है। हर कोई सेम नहीं हो सकता, गेम सेम है, सब कुछ सेम है, पर हर किसी के पास एक अपना मूवमेंट होता है, एक अपनी एक अलग पहचान होती है। और एक ऐसी किक या एक ऐसा पंच कह सकते हैं, या जो भी एक होता है ना कि एक मूवमेंट सबके पास बहुत डिफरेंट होता है, तो वो होता ही होता है। तो किसी के पास एक स्पेशल चीज़ होती है, टैलेंट होता है, स्किल्स भी बोल सकते हो उस चीज़ को। तो हम जब भी बैठते हैं, अगर मेरे पास वो चीज़ नहीं है तो मैं वही डिस्कस करता हूँ, यार मुझे वो सिखा दे, मुझे भी तेरी स्टाइल कॉपी करनी है, या मुझे वो मेरे अंदर डालनी है कॉपी स्टाइल, या मुझे भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तेरा स्टाइल बहुत अच्छा है। और वो भी वही डिस्कस करता है कि हाँ तेरा भी मुझे सिखा दे, फिर हम डिस्कस करते हैं, तू मुझे वो चीज़ सिखा, मैं तुझे वो चीज़ सिखाता हूँ, मतलब शेयरिंग बोल सकते हो। तो ऐसे हम, मेरा एक दोस्त है रितेश बोल के, मैं अभी संडे का भी टाइम मिला तो उसका जो
रितेश नागर बोल के, Okay. बम्बई का है, मेरा सबसे क्लोज फ्रेंड वही है। वो भी बॉक्सिंग करता है बट अभी छोड़ दिया उसने काफी टाइम से। Okay. उसका फुटवर्क बहुत अच्छा है, तो मैं कभी भी सीखने की कोशिश, मैं बहुत बड़ा लेवल पे भी गया अभी, बट मैं ऊपर उसको नीचे नहीं रखता हूँ। मैं देखता हूँ कि हाँ, ट्राई करता हूँ कि उससे वो फुटवर्क सीखूँ। तो अभी भी हम मिलते हैं, नॉर्मल जैसे बातचीत करते हैं, शेयर करते हैं कि हाँ तू तेरा स्किल सीखा मुझे फुटवर्क का। भले मेरा लेवल अलग है, टॉप लेवल पे भी हूँ, बट मैं ये कंपेयर नहीं करता हूँ टॉप या स्मॉल लेवल। हम शेयर करते हैं। भले अभी मेरे सामने कोई लेजेंड बैठेगा बॉक्सर्स, तो मैं भी सीखना चाहूँगा उनसे, या कोई नॉर्मल भी बैठेगा बेसिक बॉक्सर, बिगिनर या एमेच्योर बॉक्सर भी बोल सकते हो आप, फिर भी मैं उनसे सीखना चाहूँगा। तो ये डिस्कस यही चलता है हमारे बीच। मैंने जब जब आपके साथ पॉडकास्ट हुआ तो सबसे पहले मैंने देखा कि बॉक्सिंग का क्या एक चल रहा है, क्योंकि हमारी एक अलग लाइन है, हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता। उस टाइम जब निकल के देखा ना, तो मेल्स हमेशा इन चीज़ों में निकल के, कह सकते हो, उभर के सामने आए हैं। तो जब देखा फीमेल्स आ रही हैं, तो एक चीज़ मेरे दिमाग में आई कि अगर एक औरत जब ठान लेती है कुछ करने की, एक औरत के अंदर वो पावर होती है कि वो घर भी संभाल सकती है और दुनिया भी हिला सकती है। ये बात तो सही कही आपने। तो जैसे मैरी कॉम जी रही, निखत जी रही, नूपुर जी रही, पूजा जी रही, भाई ये लोग वाकई, ये जो सब लोग बचपन से मैं सुनती आई हूँ, बोलती आई हूँ कि जब औरत ने ठान लिया ना, घर भी संभाल लेगी और दुनिया भी हिला देगी। बहुत मजेदार लगा। काफी अच्छी बात आपने कही। इसमें नॉर्मल सी बात है, एक जो महिला है वो किचन में भी काम कर सकती है और ऑफिस में भी काम कर सकती है, और ऐसा नहीं कि एक स्पोर्ट्स प्लेयर रही तो स्पोर्ट्स में भी काम कर सकती है। जैसे आपका भी एग्जाम्पल मेरे सामने ही, आप मेरे सामने बैठ के क्वेश्चंस कर रहे हो, मतलब बातचीत जो हमारी चल रही है, ऑफिस का आप काम करके अब घर का कुछ काम होगा, पर्सनल लाइफ भी होती है, ये सब कुछ हैंडल करना सिर्फ एक महिला ही कर सकती है। मेंस का आप देखोगे तो थोड़ा किसी काम पे काम कर सकते हैं, लेकिन दोनों या तीनों चीज़ें मैनेज नहीं कर पाएंगे। एक ऑलराउंडर कभी भी नहीं बन सकते जो महिला है। महिला खाना भी बना सकती है, काम भी कर सकती है, और सब कुछ लड़ भी सकती है। हाँ, लड़ भी सकती है, जैसा पूजा तोमर हुई, मैरी कॉम हुई। अब इसी एग्जांपल दूं तो मेरी एक फ्रेंड है मुंबई में, समीक्षा बोल के, पेरेंट्स अभी उसके पापा नहीं है, मदर है सिर्फ, तो कम उम्र से जॉब कर रही है, जॉब करके खुद का फैशन भी फॉलो करती है, जॉब भी करती है, तो उससे ही मुझे इंस्पायरिंग मिल जाता है। एक बड़े स्टार्स के पास देखने की जरूरत ही नहीं है, मेरे सामने एक मेहनती लड़की है, तो अगर वो कर सकती, नॉर्मल लड़की कर सकती, तो सभी कर सकते हैं। बिल्कुल। एक कहते हैं ना, नेचर या कुदरत ने औरत के अंदर एक स्पेशल चीज भेजी है। पहले तो वो एक बहुत सरल स्वभाव में रहती है, कि आप वो कई बार ऐसा देखा जाता है ना, बहुत सारी वुमेन्स कहती है कि हम ये नहीं कर पाते क्योंकि वो अपनी पावर को नहीं पहचान पाते। उनके अंदर एक ऐसी नेचुरल, गॉड ने एक ऐसी पावर डाली है ना, जैसे बहुत सारी लोगों ने पहचाना है, जिनके आज नाम फेमस हैं, जो एक, जैसे आपने नूपुर जी की कहा कि वो एक ऐसे जैसे एक मैन लड़ता है उस तरीके से लड़ती है। तो उनके अंदर उन्होंने वो पावर पहचानी, वो घर भी संभाल सकती हैं, वो देश भी संभाल सकती है, दुनिया को हिला भी सकती है। तो हर एक वुमेन के अंदर बहुत ज्यादा एक पावर भगवान ने नेचुरल एक्स्ट्रा दिया, उसको पहचानो। एक चीज और मुझे बताओ, जैसे अभी हमने बॉक्सिंग की बात की, पर आपने स्टार्टिंग ना मार्शल आर्ट से की थी। ठीक है ना, तो मार्शल आर्ट के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ, क्योंकि आज के जो जनरेशन है या पेरेंट्स हैं, बच्चों को इसकी तरफ काफी डाल रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इस चीज से, तो उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज आप बताएं। मार्शल आर्ट मैं बोलता हूँ जरूरी एक लाइफ में, भले आपको फैशन उसमें करियर करना है या फिर नॉर्मली स्किल सीखना है। मार्शल आर्ट आपको सिखाता है डिसिप्लिन, अनुशासन, मतलब डिसिप्लिन। आपको बहुत कुछ चीज़ें लाइफ में, मतलब एक बोलते हैं ना, कम्युनिकेट कैसे करना है, आपका फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत अलग अलग चीज़ें आपको सिखाता है, एक स्ट्रॉन्ग बनाता है समाज में, एक लड़की हो या लड़का हो, तो बहुत ज़रूरी है मार्शल आर्ट। और मेरा इसमें एक सजेशन रहेगा पेरेंट्स के लिए, आप स्टार्टिंग से ही मार्शल आर्ट में डालिए। इसमें आपका जो बेटा है या लड़की है, उसका डिसिप्लिन में रहना, उसको एक आदत लग जाएगी स्टार्टिंग से, डिसिप्लिन कैसे रहना है, कम्युनिकेट कैसे करना है, बॉडी ओपन हो जाएगी, माइंड भी शार्प हो जाएगा, जिससे उसको पढ़ाई में भी दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ाई में भी हेल्प होगी। ऐसा नहीं कि मार्शल आर्ट में सिर्फ मार्शल आर्ट में हेल्प होगी, मार्शल आर्ट करके आपको पढ़ाई में, डेली रूटीन लाइफ में भी काम आता है। तो स्टार्टिंग फेज में आप बिल्कुल डालिए और उनके ऊपर छोड़िए, उनको रेगुलर भेजिए, उससे बहुत फ़ायदा होगा उनको, रियल लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी होगा। उसमें योगा भी सिखाता है, स्ट्रेचिंग्स करना, तो उससे बॉडी ओपन भी हो जाएगी, माइंड शार्पनेस, जो पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आएगी, पढ़ाई में बच्चा थोड़ा स्मार्ट हो जाएगा, जल्दी जल्दी कैच करने लगेगा। तो वर्कआउट भी अच्छा खासा मार्शल आर्ट्स में वर्कआउट है, बहुत सारी चीज़ें। मार्शल आर्ट्स करने से फ़ायदा ये भी है कि आजकल थोड़ा सा कुछ जो गवर्नमेंट गेम के रिलेटेड मार्शल आर्ट है, जैसे कि अभी मैं कूडो की बात करूँ, कूडो जापानीज MMA, जिसमें अभी स्पोर्ट्स कोटा में भी गेम है। अगर आपका बच्चा आगे चल के पढ़ाई में ना करना चाहे करियर कुछ भी,
तो इस फील्ड में कर करके फिर गवर्नमेंट जॉब भी उसको मिल सकता है। इसमें वो एक लेवल पे जाके सर्टिफिकेट पाएगा तो उसको एक गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है। क्या बात है। तो स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट यही नहीं कि सिर्फ 4-5 साल की अब या ब्लैक बेल्ट मिला या खत्म हो गया, फिर आगे कुछ नहीं उसका करियर। तो आपका बच्चा स्मार्ट नहीं है पढ़ाई में तो आप उसको इसमें भी डाल सकते हो, या फिर नहीं भी करना है तो एज अ स्किल्स या माइंड शार्पनेस के लिए, या मेडिटेशन की बात आ रही है तो मेडिटेशन तो सबको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। रियल लाइफ में जो आपको डिस्टर्बनेस हो रहा है वो उसमें हेल्प होगा, माइंड थोड़ा शांत रहेगा, काम रहेगा, तो ईजी रहेगा डेली लाइफ में फॉलो करने में भी, और मार्शल आर्ट्स की जर्नी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसमें भी काम आएगा। तो मार्शल आर्ट इज़ द बेस्ट। आप बिंदास डालिए आपको लड़कों को और कर सकते हो ये चीज़। क्या बात है। तो जैसे अगर ब्राज में बात करूं, जैसे आपने ना बहुत कम एज में एक अपना गोल पहचान लिया था कि मुझे फाइटर बनना है या मुझे बॉक्सर बनना है, पर एक जो नई जनरेशन है 10th-12th के बच्चे हैं देख रहे हैं कहीं ना कहीं वो गलत राह पे जा रहे हैं, या फिर कहीं उनका जो माइंड सेट है ना बहुत डिफरेंट तरीके का हो गया है। या तो उन्हें कह सकते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले बराबर उसमें जा रहे हैं, या फिर एक नई दुनिया खुल रही है, सिगरेट एंड नशा जिसे कहते हैं, जिसे बचना चाहिए, उसकी तरफ बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है। तो आपको क्या लगता है ये हमारे यूथ के कहीं ना कहीं गलत चीजों की तरफ बढ़ता चला जा रहा है? बिल्कुल, बहुत गलत रास्ते पे जा रहा है यूथ, स्पेशली ये वाली जनरेशन। स्पेशली रील्स आ गया है, सबको पता है रील्स। आप मैं ये उसको दोष नहीं देना चाहूँगा, वो आपके हाथ में होता है, आपको किस वे में चलना है। और एक आपने बचपन से एक सुना होगा, खाली मन शैतान का घर होता है। कभी कभी क्या होता है ना, इन बच्चों के पास या ये जो जनरेशन इनके पास वो टारगेट ही नहीं है, या इनको पता ही नहीं लाइफ में क्या करना है। तो मोस्टली ये लोग ही ये व्यसन करते हैं, नशा पानी करते हैं, या GF-BF की बात आपने कही, इनके पास ये टारगेट ही नहीं होता है। इनको लगता है सिर्फ कॉलेज जाना और घर आना, बस यही है। तो इस चक्कर में ये डिवाइड हो जाते हैं, अलग ही वे में चले जाते हैं। या बाकी बच्चों को बताओ मैं, व्यसन्स वाले जो नशा करते हैं ये वो, तो इनके पास टारगेट ही नहीं होता बेसिकली। अगर मेरी बात कहो तो मुझे बचपन से एक टारगेट मिल गया था, स्कूल में दिख नहीं गया था कि हाँ मैं स्पोर्ट्स में कुछ कर सकता हूँ। अगर आपके पास एक टारगेट रहेगा, पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूँगा कि आपके बच्चों का टैलेंट पहचानिए, या फैशन जो है उसको जो हॉबी पसंद है उसको पहचानो और उसमें वे में डालो। भले स्टार्टिंग में उसको थोड़ा नहीं जमेगा, धीरे धीरे कर करके वो थोड़ा, उसको एक बार टारगेट मिल गया ना तो भटकेगा ही नहीं, और भटकेगा ही नहीं तो नशा पानी की तो बात ही दूर। अगर आप स्पोर्ट्स में कर रहे हो तो आपको डिसिप्लिन रहना जरूरी है, तो ये नशा पानी की तो बात ही नहीं आती है। या पढ़ाई में करियर कर रहे हो तो करियर एक टारगेट, एक विजन मिल जाएगा तो नशा पानी की तो बात ही दूर। और जो GF-BF की बात कर रहे हो तो एक UPSC MPSC की भी तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। एक आपको बेसिकली टारगेट इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कह सकते हैं स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं एक ऐसा टूल है जिससे आपको ये जो माइंड सेट आपका भटक रहा है, या फिर आपके कुछ ऐसे हार्मोन्स एक्टिव हो रहे हैं जो आपको गलत राह में लेके जा रहे हैं, कि स्पोर्ट्स मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा टूल या एक ऐसी मेडिसिन समझ लो कि अगर वो लेता है तो उसके जो हार्मोन्स हैं वो आपको एक सही डायरेक्शन दिखाते हैं। ये मेरा मानना है। बात बराबर है। आपका क्या मानना है इस चीज पे? बात तो आपने सही कही, क्योंकि स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा रोल है स्पोर्ट्स का लाइफ में। मतलब स्पोर्ट्स की तरफ नहीं है, एक डेली रूटीन लाइफ में भी आपको हेल्प करता है। जैसे मैंने अभी कहा कि मैं बचपन से कर रहा हूँ, अगर मुझे स्पोर्ट्स में नहीं होता बाई चांस तो क्या पता संगत कोई दोस्त की वजह से मैं नशा पानी करता या फिर गलत राह में भटकता। मुझे आज सही रास्ता दिखाने वाला सिर्फ स्पोर्ट्स है। हाँ, स्पोर्ट्स ने मुझे अनुशासन सिखाया है, माइंड शार्प करवाया है मेरा। कभी मुझे टेंशन भी आता है तो मैं मेडिटेट करता हूँ, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स ने सिखाया है। माइंड में कभी लोड बढ़ जाता है तो मेडिटेट करो, आपका सॉल्व हो जाएगा, माइंड शांत हो जाएगा, विजन क्लियर हो जाएगा। तो एक स्पोर्ट्स बहुत बड़ा टूल है पेरेंट्स के लिए भी। अगर बच्चा कुछ चीज़ों से भटक रहा है, भले वो पढ़ाई में करियर कर रहा है तो उसको आप में सिंपल है, आप योगा क्लासेस लगा दो, योगा क्लास में मेडिटेट भी सिखाती है, या फिर मार्शल आर्ट क्लास में भी लगा सकते हो, या बॉक्सिंग में भी। ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही क्लास में आपको सिखाया जाएगा। जैसे अभी मैं बॉक्सिंग को एज अ कोच भी कर रहा हूँ काम, और प्लेयर भी हूँ। तो एज अ कोच में सब बैच होने के बाद एंड में 5 मिनट या 10 मिनट मेडिटेशन भी करवाता हूँ सभी को। भले वो डेली लाइफ में उसको मतलब कुछ आगे चल के बॉक्सर बनना है, या मेरे क्लाइंट ऐसे भी है कोई कि जो क्लाइंट्स सिर्फ सीखने के लिए आते हैं स्किल्स, तो उनका कुछ लेना देना ही नहीं, करियर ही नहीं करना है, फिर भी मैं उनको मेडिटेशन सिखाता हूँ, क्योंकि वो डेली लाइफ में भी काम आता है, और स्पोर्ट्स में जिसको करियर करना है उसको भी काम आता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ दोनों तरफ फॉलो कर सकते हो आप। जरूरी नहीं है करियर ही करना है तो डालो, या फिर तभी ये करो फॉलो। तो ये चीज़ बहुत ये कर देते हैं। ओके राज, आपका फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर की बात करूँ तो ये चेंज होता रहता है। असल में बोलूँ तो स्टार्टिंग की बात करूँ तो मेरे मतलब कोई एक सिंपल सी बात बताओ तो 2 एक्टर्स ज़्यादातर फेमस है। फर्स्ट अक्षय कुमार जी को मैं फॉलो करता था बचपन से ही, अगर उनको देख के ही मार्शल आर्ट्स करता था। और जो मेरा स्टार्टिंग मार्शल आर्ट था कुडो गेम, जो मेरा बेस भी बोलते हैं,
कुडो में मैं 4 साल किया था। उसमें उसके जो गेम के चेयरमैन है अक्षय कुमार जी ही है। अच्छा, अक्षय कुमार कुडो टूर्नामेंट में भी होता है इंडिया में, एक हम्म। बड़ा टूर्नामेंट होता है जिससे नेशनल लेवल से इधर उधर से फाइटर्स आते हैं, कंपटीशन करते हैं, तो वो वहाँ पे मेडल देने के लिए भी आते हैं। तो मैं तब से उनको देखता रहा। मैं वो इवेंट में असल में बोलूँ तो जब पार्टिसिपेट करता था उनको देख के पार्टिसिपेट करता था, क्योंकि पार्टिसिपेट करूंगा तो उनको देखने का मौका मिलेगा। क्या बात और उनको देखने का मौका मिलेगा। दूसरी चीज़, मैं अगर गोल्ड मेडल लाता हूँ तो खुद मेडल पहनाते थे सभी को, जो गोल्ड मेडलिस्ट रहते थे उनको। उनके चक्कर में हमारा भी गेम इम्प्रूव होता था। गोल्ड मेडल के चक्कर में हम भी ट्रेनिंग हार्ड करते थे और उनसे मिलने का मौका मिलता था। और एक अच्छी बात है कि मेरा नसीब अच्छा है कि 2019-18 की बात है, मुझे उनकी तरफ से एक वॉच भी मिली है जो कि मेरे घर पे है, जो कि क्लॉक बोल सकते हैं। ओके। उनमें उनका फोटो है, तलवार हाथ में है और हेडलाइन है अक्षय कुमार कुडो टूर्नामेंट। तो मैंने अभी तक संभाल के रखी है, वो मेरा फर्स्ट गिफ्ट था। हाँ, उनसे मिलना पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि भीड़ बहुत थी और बहुत सारे मेडलिस्ट रहते हैं, तो टाइम कम मिलता उनसे मिलने का। तो खुश नसीब उनसे एक वॉच मिली मुझे, अभी भी संभाल के रखी और इन फ्यूचर में मिलना चाहूँगा उनसे ज़रूर। क्या बात है। और दूसरा एक्टर है जो अभी इंडिया में बहुत फेमस चल रहे हैं, हॉलीवुड में भी वे एंट्री कर रहे हैं, उनका नाम है विद्युत जामवाल, आपने सुना ही होगा। स्टंट में जो माहिर है, जो कि हॉलीवुड का जो टॉम क्रूज है, उन लेवल की एक्टिंग तो ये कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया के। इंडिया के टॉम क्रूज भी बोल सकते हैं उनको। और इनके दूसरी बात अच्छी कि ये योगा को भी बहुत आगे ये करते हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये बताते हैं कि इनके सीखने की एक बात मुझे अच्छी लगी कि ये कहते हैं कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कभी भी वर्कआउट कर सकते हो, या आप किसी जिम ज्वाइन करते हो, आप वहाँ पे टाइम होता है, ये टाइम पे आओ और ये टाइम पे चले जाओ, ये टाइम लिमिट होती है। मॉर्निंग और इवनिंग दो ही टाइम आप वर्कआउट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे ट्रैवलिंग करके यहाँ पे आता हूँ तो मेरे पास वर्कआउट का समय ही नहीं है, अभी बीच में समय मिलेगा आफ्टरनून, और मुझे सिखाया गया, एग्जाम्पल के लिए मुझे सिखाया गया मॉर्निंग और इवनिंग ही वर्कआउट का टाइम है, तो मैं वर्कआउट कैसे करूँगा। तो विद्युत जामवाल जी से मुझे सीखने का एक अच्छा मतलब क्लू मिला है, टूल भी बोल सकते हैं या कुछ सीख भी बोल सकते हैं। उनका मैंने एक वीडियो देखा था, उन्होंने कहा था कि बहुत सारे मुझे क्वेश्चन करते हैं, सर जी मॉर्निंग वर्कआउट बेटर है या इवनिंग वर्कआउट बेटर है। तो उन्होंने एक आंसर दिया था कि डजेंट मैटर मॉर्निंग है या इवनिंग है, आफ्टरनून है, आपको जब भी समय मिलता है आप तभी भी वर्कआउट कर सकते हो। वर्कआउट का कभी भी समय होता नहीं है। आप वो एक्सक्यूज हुआ कि मॉर्निंग चलो, मॉर्निंग खत्म हो गई, अभी आफ्टरनून को 12 बजे, अब मैं वर्कआउट नहीं कर सकता। आजकल एक्सक्यूज देते हैं चैंपियंस या एथलीट्स, तो ज़रूरी नहीं है, जब टाइम मिले तो वर्कआउट करो। मैं भी अब मेरे लाइफ का बताऊँ, 2023 या 22 में मैं थोड़ा घर पे था 1 साल, कुछ मेरे पास जिम नहीं थे, कुछ नहीं थे, मतलब मेरे पास चीज़ें भी नहीं थी और टाइम भी थोड़ा ये था। मैं गाँव से ट्रैवलिंग करके एक शहर में आता था ग्राउंड पे ट्रेनिंग करने के लिए, तो मैं दोपहर के 12-1 बजे ट्रेनिंग करता था, आफ्टरनून धूप में, कड़ी धूप में, वो भी धूप के टाइम पे। तो ज़रूरी नहीं है मैं वो, अगर वो ट्रेनिंग करके मैं इस लेवल पे आ रहा हूँ तो कभी भी आप ट्रेनिंग कर सकते हो। वो तो एक बहाना हुआ, मॉर्निंग और इवनिंग। ट्रेनिंग का कोई टाइम नहीं होता है, आप किसी भी टाइम पे ट्रेनिंग कर सकते हो। बिल्कुल। एक चीज़ और मैंने राज देखी है, जैसे अभी जिम की चर्चा हुई है, क्योंकि आज का टॉपिक बॉक्सिंग को लेके था तो मैंने शायद उससे नहीं छेड़ा, कि आजकल देखा है कि जिम में ना नए जो बच्चे हैं वो एस्टेरॉइड्स लेना स्टार्ट कर दिया, अपनी बॉडी को बनाना, स्टेरॉइड वगैरह। हाँ, तो क्या ये सही है? नहीं, ये इस बात को मैं नकार दूंगा, क्योंकि ये बात अच्छी नहीं है। भले आपको क्या स्टेरॉइड का क्या रहता है मैम, कि आप स्टेरॉइड लेते हो, वो टेम्पररी आपको बॉडी शो करती है, ग्लो करती है, पंप हो जाती है, आपको अच्छा लगता है अगर मेरी बॉडी बड़ी बड़ी दिख रही है, और सोशल मीडिया पे लाइक्स मिलेंगे, शेयर हो जाएगा, आपका वीडियो वायरल हो जाएगा बॉडी देख के, बट आगे चल के साइड इफेक्ट्स भी है उसके। एक टाइम जाके आप, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लोगे तो पता चल जाएगा। एक बॉडी बिल्डर है, उनका नाम याद नहीं आ रहा है अभी मुझे, उन्होंने भी बहुत स्टेरॉइड लिए थे, यूट्यूब पे वीडियो डाले थे, सब्सक्राइबर मिल गए, लाइक्स मिल गए। आजकल यूथ को ये फेम के चक्कर में स्टेरॉइड ले रहे हैं, मेन रीजन वही है। और दूसरा चीज़, जो कॉम्पिटिशन होती है बॉडी बिल्डिंग, वो पे बॉडी दिखाने के लिए, कर्ट्स है वगैरह थोड़ा शो करने के लिए, कॉम्पिटेंट जीतने के लिए भी स्टेरॉइड लेते हैं, मोस्टली यही चल रहा है। और स्पोर्ट्स में बोलूँ, बॉक्सिंग और इसमें तो गेम इंप्रूवमेंट करने के लिए तो हो जाता है, लेते हैं कुछ कुछ, ये हर फील्ड में चल रहा है। बट अच्छा है कि डोपिंग टेस्ट आया है तो थोड़ा ये चीज़ें हट रही है, बट कुछ कुछ गेम में नहीं है। बॉडी बिल्डिंग में मुझे अभी कुछ कुछ इवेंट्स में नहीं दिखता है, ये टेस्ट वगैरह होता नहीं है, तो बच जाते हैं। और चलो, जो एग्जाम मतलब जो इवेंट नहीं कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे सिर्फ दिखाने के लिए ले रहे हैं, तो वो तो बच रहे हैं इससे। तो स्टेरॉइड तो ले रहे हैं ना, सिंपल सी बात है। तो इसका साइड इफेक्ट उनको आगे चल के बहुत होने वाला है। एक एज होने के बाद, 40 एज हो या 50 एज हो, तो बहुत खतरनाक, बॉडी आपकी एक टाइम उतर जाएगी, वो टेम्पररी है बॉडी स्टेरॉइड से। दूसरी चीज़, डेथ के भी चांसेस बहुत है, हार्ट बीट आपकी तेज हो जाती है, तेज हो सकती है। किसी किसी की बॉडी वो एक्सेप्ट नहीं करती वो चीज़, भले उस टाइम एक्सेप्ट भी कर लिया, एक टाइम के बाद धोखा देगी बॉडी। हार्ट अटैक के चांस जो हो रहे हैं अभी, जो आप बोल रहे हैं फिटनेस वालों को हार्ट अटैक आता है कभी कभी, हो रहा है, डेथ भी हुई है रिसेंटली। जिम में एक जन मर गया, आप न्यूज़ सुनते हो, या आए दिन आ रहा है।
या कोई कोई वर्कआउट कर रहा है घर पे गिर गया, कोई कोई गेम खेलते खेलते गिर रहा है, तो ये स्टेरॉइड के ही साइड इफेक्ट्स होते हैं। बट वो थोड़ी कोई कोई सोशल मीडिया पे शो ऑफ भी नहीं करता ना, स्टेरॉइड लेने के रीजंस होते हैं, हार्ट अटैक हुआ या बाल झड़ना या बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे अलग अलग मेनी रीजंस है। तो मैं इतना ही कहूँगा आज के यूथ को या पेरेंट्स को, अगर आपका बच्चा जिद कर रहा है स्टेरॉइड लेने की या फिर वो ले रहा है, आपको दिख रहा है, तो उसको वहीं पे रोकिए, क्योंकि लेना अच्छी बात नहीं है। एज अ एथलीट, एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर यही कहूँगा कि स्टेरॉइड अच्छी बात नहीं है। नेचुरली आपको गेम को इम्प्रूव करो, नेचुरली खेलो, वो सबसे बढ़िया है। नेचुरल बॉडी सबसे बेस्ट है। ओके अगर राज को टाइम मिले, एक भगवान एक ऐसी पावर दें कि अपनी जो लाइफ बिता चुके उसमें से कोई एक ऐसा मोमेंट जिसे डिलीट करना चाहते हो, तो वो कौन सा टाइम रहा होगा? मोमेंट डिलीट करना चाहते हो, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन या फिर चेंज करना चाहते हो? या चेंज करना चाहते हो बोलोगे तो मैं मतलब ये चीज़ से थोड़ा हट के आंसर देना चाहूँगा कि मुझे कभी कभी लगता अभी भी कि मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया। आप कहते हो मैंने जल्दी स्टार्ट किया है, बट मुझे अभी भी डाउट आता है मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया। मैं चाहता था स्कूल टाइम में भी कर सकता था, तो मैं रिटर्न जाऊँगा स्कूल टाइम में, तभी गेम खेलना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि स्कूल के भी कॉम्पिटिशन हुआ करते थे, मैं सबसे पीछे रहता था, मैं खेलता नहीं था, अवॉइड करता था, वो एक करेज नहीं था मेरे पास। तो मैं चाहूँगा कि वो मोमेंट पे वापस चला जाऊँ, वहाँ से मैं बिल्ड करूँ ये चीज़ें। थोड़ा लगता है कभी कभी, वो एक चीज़ अभी भी हमेशा मन में खाती है कि अरे वो चीज़ मैंने थोड़ा पहले क्यों नहीं किया। हाँ, भले अभी भी देर नहीं हुई, मुझे बहुत अच्छे से स्टार्टअप हुआ है, बट और जल्दी मैं स्टार्ट कर सकता था। स्कूल टाइम में भी शो कर सकता था स्टेज में, कुछ भी चीज़ें। स्कूल में मैंने गेम में एक भी पार्टिसिपेट नहीं किया था लाइफ में, 10 साल लगभग, पहली से लेकर 10वीं तक। तो अभी भी बुरा लगता है कि स्कूल टाइम में करना चाहिए था। ओके एक मतलब राज को क्या पसंद होगा सबसे, मॉर्निंग में चाय या प्रोटीन शेक? तो सिंपल सी बात है, एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर तो हम प्रोटीन की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि हमको एक डाइट बोलते हैं ना, वर्कआउट में सब कुछ हटा दो, हम सिंपल एक आपके मन की इच्छा जानना चाहते हैं। तो अच्छा, मतलब प्रोफेशन थोड़ा साइड में करके बोल रहे हो आप? हाँ, मतलब होता है ना, सबसे पहले अगर मुझे क्या मिले, अगर 2 चीज रखी है, चाय भी रखी है, प्रोटीन शेक भी रखा है, तो किस पर फोकस ज्यादा जाएगा? अगर स्पोर्ट्स का थोड़ा डिसिप्लिन साइड में हटा दो, हमारे में संडे में चिप डे बोलते हैं हम। हाँ। संडे के दिन हमारे कोचेस बोलते हैं आप कुछ भी खा सकते हो, बस वीकली 1 डे। तो मैं जो भी चीज़ मिलती है, स्पेशली अपना जो नॉर्मल फास्ट फूड होता है, मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ सबसे पहले, तो यही कहना चाहूँगा। बट कोई भी, जैसा शेवपुरी हुआ, खाना थोड़ा पसंद रहता है। पिज़्ज़ा हुआ, पिज़्ज़ा तो मैं बहुत रेयर खाता हूँ, खाया भी मैं 2 साल में 1 बार खाया पिज़्ज़ा बस, बहुत कंट्रोल है। बट कभी कभार चिप डे रहता है, फिर भी मैं चिप डे पे नहीं खाता हूँ। ये कहना चाहूँगा पेरेंट्स को, ऐसा नहीं कि आप मेरा सुन के सीधा खाओगे कोई भी एथलीट्स या खिलाओगे अपने बच्चों को, तो ऐसा नहीं है। बट पसंद की बात तो अभी भी मेरा कुछ पसंद नहीं है, क्योंकि एक स्पोर्ट्स प्लेयर रह चुका हूँ, 10 साल से करता आ रहा हूँ, तो वो चीज़ें आपकी पसंद चीज़ कब हो जाती है, जब आप रेगुलर खाते हो उस चीज़ को। एक खाना मतलब पहचान हो गया कि टेस्ट कैसा है कैसा नहीं, वो इंटरेस्टिंग। अभी तक मुझे वो चीज़ पता ही नहीं चली है, मैं कंफ्यूज हूँ अभी भी बता रहा हूँ। तो शिवपुरी इसलिए नाम लिया मैंने, शिवपुरी बहुत खाई है, रगड़ा बोल सकते हो। ये चीज़ें बेसिक से मिल जाती है फास्ट फूड, तो घर वालों ने भी ये चीज़ ला के दी है संडे हो चिप डे के दिन। तो ये चीज़ फिलहाल मेरे सामने ये चीज़ आ रही है। ओके तो राज, जैसे अभी हम बात करें, जब आपको सपोर्ट की नीड थी, तो उस टाइम आपके साथ सपोर्ट में कौन कौन खड़ा था, क्या उनके हम नाम जान सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो फैमिली तो एक टाइम सपोर्ट करने लगी थी, तब से लेकर अब तक फैमिली का सपोर्ट है। और फैमिली को थोड़ा साइड में करूँ, और अगर मेरे मेंटोर की बात करूँ, मेरे कोई बॉक्सिंग कोच सिद्धार्थ वर्मा सर, जो कि वाशी में कोचिंग करते हैं हमारी बॉक्सिंग ऑफ सेंटर में, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने देखा था कि इसके बाद डाइट का ये नहीं है, सपोर्ट नहीं है, बड़ा पाव खा के आता है ट्रेनिंग करने के लिए एक टाइम, पैसे बचाने के चक्कर में। तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा था, कहा था एज अ पेरेंट्स, एज अ ब्रदर, तू ये अवॉइड कर, मुझे शेयर करते जा, कभी भी कुछ डाइट का सपोर्ट लगे। तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, ट्रेनिंग हो या डाइट हो, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। और दूसरे मेरे मेंटर की बात करूँ, जो मरीन बॉक्सिंग प्रमोटर है, जो मरीन बॉक्सिंग एकेडमी है, उसके फाउंडर ही है, जैसे देवराज सर, देवराज दास नाम है उनका। उन्होंने मुझे इंडिया का जो बिगेस्ट बॉक्सिंग इवेंट है GBS 1, उन्होंने मुझे स्टेज दिया था खेलने के लिए। मैं गांव पे बैठा था, सेल्फ ट्रेनिंग कर रहा था, उन्होंने मेरे अचीवमेंट्स देखे, रिकॉर्ड्स देख के मुझे एक स्टेज दिया। भले मैं एक नामचीन नहीं था वो टाइम पे, बट उन्होंने स्टेज दिया, मुझे बहुत हेल्प हुआ, उससे स्टेज मिला, मैं मेरा गेम दिखा पाया सब इंडियंस को। तो उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। थर्ड पे जाऊँ तभी मैं फ़िलहाल करंटली बात करूँ तो एक मोनिका गर्ग बोल के मैम है, और किरण सर बोल के, जो कि नो मोर्सी जिम और अपना अल्ट्रा फिटनेस चैम्बर जो जिम चला रहे हैं, वहीं पे मैं जॉब कर रहा हूँ। उनका भी बहुत बड़ा रोल है मुझे डाइट को लेकर, सपोर्ट को लेकर, मेरे मैचेस खेलने तक। अभी मुझे मोनिका मैम ही रेडी कर रहे हैं MMA के लिए, उनके अंडर में कोचिंग कर रहा हूँ, तो उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। और लास्ट बोलते ना, मेंटर हुआ, फैमिली हुआ, एक
दोस्त भी होता है। दोस्त की बात करूँ तो फिलहाल दो दोस्त ज़्यादा क्लोज है जो कि सपोर्ट करते हैं। दो से तीन दोस्त है मेरे, बाकी भी दोस्त है बट जो बोलते हैं ना मोटिवेट कर रहे हैं, ज़्यादा ये कर रहे हैं कि हाँ तू कर सकता है, हमेशा रेडी रहते हैं। तो उसमें साहिल बोल के भी वो मेरा स्पेशली सोशल मीडिया कुछ चीज़ें हैंडल कर रहा है। और क्या बोलते हैं अपना रितेश नागर बोल के, वो भी मुझे बॉक्सिंग के स्किल्स मैंने बताया, हम बॉक्सर्स बैठते साथ में, तो वो भी मुझे फुटवर्क की उसके पास जो बेस्ट स्किल्स है वो सिखाने की कोशिश करता है। और एक समीक्षा बोल के एक दोस्त है मेरी, अभी जस्ट रिसेंटली दोस्त बनी है, तो काफ़ी अच्छा मोटिवेट करती है। और उससे सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है कि अगर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है या पेरेंट्स मुझे पापा नहीं है मेरे, फिर भी मैं जॉब करती हूँ, चेंबूर से आके खारघर में आती हूँ जॉब के लिए, इतना स्ट्रगल करती हूँ तो तू भी कर सकता है, तो थोड़ा मोटिवेट करते हैं दोस्त लोग। इनसे मुझे थोड़ा एक एनर्जी मिलती है वर्कआउट करने के लिए। और कभी भी मैं डाउन होता हूँ या डिप्रेस होने जाता हूँ, बाय चांस होता है, अप एंड डाउन होता है लाइफ में, बिल्कुल होता है, बिल्कुल। कभी मुझे टेंशन आया तो मैं इन्हीं दोस्तों से मिलता हूँ मुंबई में जाके, या इनसे कांटेक्ट करता हूँ, सिर्फ नॉर्मल डिस्कस करता हूँ बातें, मैं ऐसा टेंशन शेयर नहीं करता, नॉर्मल डिस्कस करते करते ही अपना माइंड रिलैक्स हो जाता है और मुझे फिर से एक क्या बोलते हैं एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है, फिर से वो जोश आ जाता है, फिर से वही डिसिप्लिन वो सब चीज़ें रूटीन स्टार्ट हो जाता है। क्या बात इन दोस्तों, मेंटोर, कोच और फैमिली, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे लाइफ में। इनके बिना कभी कभी लगता है थोड़ा लाइफ एम्प्टी भी हो जाएगी थोड़ी, तो बहुत बड़ा रोल है। मतलब कह सकते हैं दोस्त हैं तो सब कुछ है, दोस्त हाँ, है तो जहाँ है नहीं, दोस्त वो है। तो सही कहा आपने, दोस्तों का बहुत बड़ा रोल रहा है। ऐसे नहीं कि दोस्त कोई भी रखो, तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अच्छी संगत होना जरूरी बहुत है। जरूरी है। पेरेंट्स भी इसीलिए डांटते हैं आजकल यूथ को, वो बराबर है। अब अच्छी संगत, मेरे जो भी दोस्त है वो अच्छी संगत वाले मिले, तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया है, उनकी बातचीत, संगत, उनका नेचर, वो बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें, तो उनसे मुझे हेल्प हुई है आगे बढ़ने के लिए। क्या बात है। तो अभी हम एंड की तरफ हैं, हमारा जो नया यूथ है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे राज आप? उनको मैसेज में सिंपल इतना ही देना चाहूँगा, मैं रिसेंटली अभी एक ब्लॉग भी बनाया था, उसमें भी यूथ को ही मैसेज दिया था कि मैंने उसमें कहा था देखो एक अच्छी चीज़ ना कभी भी हमेशा इंतज़ार लगता है अच्छी चीज़ मिलने के लिए, तो आजकल के यूथ के पास पेशेंस नहीं है, आपने देखा होगा, बहुत जल्दी चाहिए चीज़, मुझे कल ही बनना है या मुझे 5-6 महीने में ही अच्छा बॉक्सर, अच्छा फाइटर बनना है, इतना आसान नहीं है। यूथ को मैं यही कहना चाहूँगा, पेशेंस रखो। पेशेंस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ खड़े खड़े इंतज़ार करो, डेली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली रूटीन में आपको डिसिप्लिन रखना है, बहुत कुछ चीज़ें रखना है, मतलब डिसिप्लिन, अनुशासन, वो चीज़ें तो हो ही है, प्रैक्टिस करो डेली। आपका एक सबसे पहले तो एक टाइम टेबल बनाओ, आपको जो विजन है, आपका टारगेट है, उसको क्लियर करो सबसे पहले, तो क्लियर करो, उसके लिए टाइम टेबल बनाए। तीसरी चीज़, आप उसके लिए टाइमिंग बनाओ कि ये टाइम पे मैं जाके ये करूँगा, फिर फैमिली को थोड़ा टाइम दूंगा, पढ़ाई के लिए टाइम दूंगा, ये चीज़ें पहले क्लियर करो। ये चीज़ें क्लियर रहेगी तो आप आगे बढ़ोगे। और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस का मतलब तो मैंने अभी कहा, खड़े खड़े रहना नहीं है, इंतज़ार करके रहना नहीं है, आपको चीज़ आके नहीं मिलने वाली, आपको उसके डेली मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत कर करके देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल है, पेड़ में फल होता है, फल भी पकने के लिए समय लेता है, पकने के बाद वो अच्छा देता है, वैसे अपनी प्रोसेस है, लाइफ है, आपको एक टाइम लगेगा। आप जो कर रहे हो ज़रूरी नहीं 3 महीने में मिलेगा, किसी को 6 महीने में भी मिलता है, किसी को 1 साल भी लगता है। मुझे 10 साल लगे और टीवी पे आने के लिए, स्टार्टिंग 4 साल तो न्यूज़ में आने के लिए लगा था। तो एक पेशेंस होता है, एक लेवल होता है, एक क्या बोलते हैं, एक प्रोसेस होती है, एक दिन में आपको चीज़ें नहीं मिलेगी। तो यूथ को मैं ये कहना चाहूँगा, पेशेंस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ माइंडसेट पॉजिटिव रखो, क्योंकि जितना पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे उतना लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें होती रहेगी और आप आगे बढ़ पाओगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं, सबसे पहले मैंने तो पहले कहा, माइंडसेट, पॉजिटिविटी, वो सब डिसिप्लिन, लाइफ का डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा लगा राज आपसे बात करके, और थैंक यू सो मच कि हमने एक ऐसी दुनिया के बारे में जाना जिसकी सिर्फ हमें कह सकते एक फाइटर की फाइट ही दिखती है, उसके पीछे का स्ट्रगल नहीं दिखता है। वो आज के पॉडकास्ट में मैंने और मेरी ऑडियंस ने जाना, उसके लिए थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम निकाल के यहाँ आए और अपनी लाइफ जर्नी को हमारे साथ शेयर किया। वेलकम मैम। और हमारी जो ऑडियंस है उनका काम बनता है कि ये पॉडकास्ट जितना ज़्यादा हो जाए आप प्लीज़ ज़रूर शेयर करिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अब बात आती है कि आपको बॉक्सिंग लाइन से हो सकता है कि मैंने वो सारे क्वेश्चंस ना किए हों, आपके मन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हों जो आप राज से पूछना चाहते हैं, या राज की जर्नी के कुछ ऐसे मोमेंट्स हो सकता है कि हम बातों के दौरान भूल गए हैं। बहुत सारी चीज़ें होता है कि हम निकल जाती है, पर आपके दिमाग में वो क्लिक की हो, विचार आया हो, तो प्लीज़ उसे वेस्ट मत जाने दीजिए, कॉमेंट करिए। उसका आंसर आपको राज की टीम आपको डेफिनेटली देगी ही देगी। आपको एक नए बिगनर हो आप और बॉक्सिंग की लाइन में आना चाहते हो, तो आपको एक गाइडेंस चाहिए, तो आप राज को DM कर सकते हैं। वहाँ पर राज प्लीज़ उन्हें ज़रूर
जी, बिल्कुल। मतलब एक रास्ता दिखाइएगा जिससे उन्हें लोग भटक जाते हैं, भटके नहीं, नहीं, एक ज़रूर। सही रास्ता उन्हें दीजिएगा। प्लीज़ कमेंट करिए और ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। थैंक यू मैम।